मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजक्शन। अगर हम कंजक्शन की बात करते हैं तो कंजक्शन पर आधारित एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजों को बताया है। पूरा बेस कंजक्शन का एकदम डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बता रखा है कि कंजक्शन क्या होता है, इसे ज्वाइनिंग वर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो शब्दों को ज्वाइन करने की पावर रखता है। ठीक है, इसके बाद में कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कंपाउंड कंजक्शन क्या होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कंजक्शन क्या है, कंजक्शंस की हिंदी क्या है, ये वर्क किस तरीके से करते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। और दूसरा, आज की वीडियो में इसका पार्ट सेकेंड है। ये हमारा आज की वीडियो में जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, एग्जाम रिलेटेड, यानी कि एग्जाम में हमारा क्या पूछा जाता है, कैसे एरर पूछा जाता है, कंजक्शन से रिलेटेड कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारे सेंटेंस के अंदर दी जाती हैं। स्पोर्टिंग एरर को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीजें बड़ी बारीकी से हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया है कि कंजक्शन पर आधारित बहुत सारी सेंटेंसेस में प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो कंजक्शन से रिलेटेड काफी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट कंजक्शन होते हैं और उनके यूज क्या होते हैं। सबसे पहले मैं इनको ले लेता हूं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि। फिर दूसरा है हमारा ईदर और, इसे हम आइदर और भी पढ़ सकते हैं, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा पढ़ो, मेरा तो प्रोनाउंसिएशन वैसे ही अच्छा नहीं है। फिलहाल आप यहां पर देखिएगा ईदर और, या तो या, यानी कि दो में से किसी एक का चुनाव करना होता है हमें यहां पर, तब हम ईदर और का प्रयोग करते हैं। और तीसरा हमारे पास है नाइदर नॉर या नीदर नॉर। ठीक है, और ये क्या होता है, ना तो ना, इसका हिंदी मीनिंग होता है दो में से किसी का भी हमको चुनाव नहीं करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नीदर नॉर का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में आ गई। एक और यहां पर मैं लिख देता हूं बोथ एंड, बोथ एंड। ठीक है, बोथ एंड, बोथ के साथ पेयरिंग कंजक्शन क्या आएगा, एंड आएगा। तो हम क्या बताए हैं, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ईदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, बोथ के साथ एंड। सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, मान लीजिए आपको इनका पेयरिंग तो पता है कि नॉट ओनली बट आल्सो के साथ पेयर होगा, आइदर और के साथ पेयर होगा, नाइदर नॉर के साथ, और बोथ एंड के साथ पेयर होगा। और कभी कभी सेंटेंस में सेम पेयरिंग आपको मिलेगी, कोरिलेटिव मिलेंगे ये, लेकिन प्लेस पोजीशन से रिलेटेड आपको वहां पर एरर दे देंगे। इनका जहां पर इनको रखा जाना चाहिए वहां पर ये नहीं रखे होंगे, प्लेस पोजीशन से रिलेटेड एरर होगा। तो उसके लिए आप मेरा एक कॉन्सेप्ट ध्यान बनाए रखिएगा। इनका क्या काम होता है, इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेंगे, या ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेंगे, या वर्ब को वर्ब से जोड़ेंगे, या आप ऐसे सरल भाषा में समझ लीजिएगा, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, फ्रेज को फ्रेज से ये जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज आपको क्या यहां पे समझ में आई, ये समझ में आई होगी कि ऐसे कंजक्शंस हैं, ऐसे कंजक्शंस को क्या कहा जाता है भैया, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहा जाता है। ठीक है, आप इनको कोरिलेटिव्स भी कह सकते हो। इनकी खासियत क्या है, या तो ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे, या ये दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, या ये दो वर्ब्स को जोड़ेंगे, यानी कि नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, और फ्रेज को फ्रेज से। इस तरीके से जोड़ने का काम करते हैं। पहली चीज, आप एक बार एग्जाम्पल के थ्रू इनको अच्छे से समझिए। मैं तुम्हें यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया करके समझा रहा हूं क्या चीजें हैं। हमने यहां पर सबसे पहला वाक्य लिया है, नॉट ओनली दीपक। तो देखो यहां पे एक दीपक शब्द आया, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है भैया, सब्जेक्ट है। फिर बट आल्सो, देखो यहां पर बिल्कुल सही है, नॉट ओनली के साथ किसको पेयर किया गया, बट आल्सो, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं। अब हम दूसरी चीज क्या चेकआउट करेंगे कि कहीं प्लेस पोजीशन, यानी कि नाउन को नाउन से जोड़ा गया है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ा गया है। तो हम देख लेते हैं, नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, जिसे हम नाउन, आप ऐसे कह सकते हो, नाउन को नाउन से देखो जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया। इसका मतलब ये वाक्य हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई एरर नहीं। दूसरा देखते हैं, आई लाइक नॉट ओनली दीपक, मैं ना केवल दीपक को बल्कि मोती को भी पसंद करता हूं। अब देखो यहां पर तो दीपक और मोती
एज अ सब्जेक्ट रखे हैं। क्यों रखे हैं, कैसे पता करा? क्योंकि दीपक और दीपक, मोती और मोती तुम्हें देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। तो ध्यान रखना हमारे सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब से पहले रखा है तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, और अगर वर्ब के बाद रखा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहां पर देखो कैन क्या है हमारी, कैन और डू ये हमारी वर्ब है, और वर्ब से पहले है तो इसका मतलब सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ा गया है। यहां पर देखो ये सब्जेक्ट है और ये हमारी B1 है, वर्ब है, और वर्ब के बाद इनको रखा गया दीपक और मोती को, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर नॉट ओनली बट आल्सो में जो नाउन जुड़े हैं वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ा गया है। तो कैसे भी करके आप ध्यान बनाए रखिएगा कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ दो या ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ दो। तो देखो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया। अगला देखते हैं, वर्ब को वर्ब से जोड़ देते हैं हम। यहां पर ही विल नॉट ओनली गो, ये जो गो शब्द है वो हमारा क्या है, वर्ब है। फिर नॉट ओनली के साथ क्या लगा है, ये बट आल्सो लगा है, कोई दिक्कत नहीं, सही पेयर है बिल्कुल हमारा। लेकिन बट आल्सो के बाद क्या फिर से वर्ब आई है, बिल्कुल। देखो यहां पर वर्ब को वर्ब से जोड़ा गया है, तो ये भी सही है। या तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, और वर्ब को वर्ब से। कंडीशन ध्यान बनाए रखना, यानी कि सेम चीजें पैरेलल जुड़ना चाहिए, ठीक है, तभी आपका बैलेंस होगा, नहीं तो सेंटेंस बैलेंस नहीं होगा। अब देखो ये तीनों सेंटेंस आपको बैलेंस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है आपको कि एग्जाम हॉल में जब हम होते हैं तो एरर हमारा कैसा आता है, आइदर या नाइदर के साथ में वो क्या करेंगे, बट या एल्स का प्रयोग कर देंगे। जबकि आप जानते हो आइदर के साथ क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, और नाइदर के साथ क्या आना चाहिए, नॉर आना चाहिए। बट वो वहां पे एरर क्या कर देंगे, या तो बट लगा करके देंगे या एल्स लगा करके देंगे। आप तुरंत समझ जाना कि हमें इनका पेयर आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड ये लगाना है। साथियों अब तक ऊपर जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था उस पर आधारित ये हमने कुछ 4 वाक्य दिए हैं। ये चारों वाक्य हमारे एग्जाम में आए हुए हैं कि किस किस तरीके से हमारा एरर पूछा जा सकता है, और एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो हमको कैसे करके फाइंड आउट करना है, कौन कौन सी अप्रोच लगा करके सेंटेंस को करेक्ट करना है, सही करना है। और जो एग्जामिनर है वो इस कॉन्सेप्ट पर किस तरीके का एरर हमारा बना सकता है हम वो सिखाएंगे आपको। चलो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने कहा ही विल आइदर डू द वर्क एल्स रिटर्न द मनी। तो देखो यहां पर एक शब्द को हमने सर्किल कर लिया, आइदर, या इसे ईदर आप पढ़िए, ठीक है। ईदर, ईदर के साथ क्या आना चाहिए, बोले सर और आना चाहिए, जबकि यहां पे लगा क्या है, एल्स। और मैंने अभी अभी ऊपर ही तो बताया था आइदर के साथ नाइदर के साथ क्या एल्स या बट लगा करके वो आपको एरर देंगे। लेकिन आपको उनका पेयर ध्यान बनाए रखना। सबसे पहले तो आपको यही सोचना है कि क्या इनका पेयर ठीक है, क्या आइदर के साथ और लगा है, नाइदर के साथ नॉर लगा है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आया है, बोथ के साथ एंड लगाया है। पहले तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है। इसके बाद आपको उसकी प्लेस पोजीशन चेक करना है, क्या ये सही प्लेस पोजीशन में रखे गए हैं वाक्य में, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको चेक करना होती हैं। तो इसमें क्या एरर है, आइदर के साथ और कर दो, और देखो आइदर के बाद में क्या रखा है, प्लेस पोजीशन भी चेक कर लो। वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल। यहां पर और के बाद देखो क्या रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, यानी कि वर्ब को वर्ब से जोड़ दिया है, ठीक है। यानी कि दोनों ही चीजें ठीक है। ये दो चीजें तो आपको चेक करना ही है कोरिलेटिव में। अगला, नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट आल्सो स्टेज देयर, यानी कि ना केवल वह मेरे घर गया बल्कि वहां ठहरा भी। और जैसे ही आपने ये नॉट ओनली देखा और नॉट ओनली के साथ ये बट आल्सो देखा, आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, और आप तुरंत आगे नो एरर पे टिक करके चले आओगे। हमने क्या बताया, सिर्फ कभी कभी पेयर बिल्कुल ठीक दे रखा होता है लेकिन उनकी पोजीशन गलत होती है। नाउन को नाउन से नहीं जोड़ते, प्रोनाउन को प्रोनाउन से नहीं जोड़ते, वर्ब को वर्ब से नहीं जोड़ते, एडवर्ब को एडवर्ब से नहीं जोड़ते, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से नहीं जोड़ते, फ्रेज को फ्रेज से नहीं जोड़ते। या सिंपल भाषा में कहें हम कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वर्ब को वर्ब से, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये भी आपको चेक करना है। एक तो पेयर चेक करना है, बाकी पोजीशन चेक करना है।
यहां पर हमने देखा नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगा है, पेयर में कोई दिक्कत नहीं, पेयर बिल्कुल ठीक है। हम इसके बाद चेक करेंगे कि ये जो नॉट ओनली है, नॉट ओनली के साथ क्या आया, सब्जेक्ट आया सर, प्रोनाउन आया एक। यहां पर बट आल्सो देखा, बट आल्सो के बाद क्या है, बोले सर वर्ब आई है। देखो गड़बड़ हो गई, जबकि हमें या तो प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट लेकर आओ या वर्ब को वर्ब से जोड़ दो। भाई ये तो काम कर सकते हो, या तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से या वर्ब को वर्ब से। तो सब्जेक्ट यहां कहीं पर है नहीं, लेकिन मुझे वर्ब दिख रही है, तो इस वाले नॉट ओनली को उठा करके अगर हम इस गोज से पहले लगा दें तो वर्ब से वर्ब जुड़ जाएगी। भाई देखो जरा ध्यान से, इस वाले नॉट ओनली को उठा करके अगर हम यहां पर रख दें तो वाक्य क्या बनेगा हमारा, ही नॉट ओनली गोज। अब नॉट ओनली के बाद देखो बी वन हो गया। अब बी वन यानी कि ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस वाली फॉर्म जो है वो ईएस वाली फॉर्म से जुड़ने लगी, नहीं जुड़ने लगी। वही चीज आपको ध्यान बनाए रखना है। तो देखो पोजीशन से रिलेटेड यहां पे एरर है, नॉट ओनली उठा करके आप गोज से पहले लगा दो तो ये वाक्य क्या सही बनेगा, ना ही नॉट ओनली गोज टू माई हाउस बट आल्सो स्टे देयर। अब सही हो गया। अगला वाक्य तीसरे में देखो कैसे करके एरर पूछ सकते हैं। देखना हमने चारों तरीके से यहां पर रखा है जिससे कि आपको वहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको गुमराही ना कर पाए एग्जामिनर। ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन अ हॉस्पिटल बट आल्सो एन इन। इन का मतलब होता है एक सराय या होटल आप कह सकते हो, ठीक है। तो देखो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगा है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगा है, आप कहोगे लगा है सर, तो इसमें तो पेयर तो ठीक है, पेयर में कोई एरर हमारा नहीं है। अब हमें एक चीज और चेक करना है कि पेयर में एरर नहीं है तो पोजीशन में एरर होगी। देखते हैं नॉट ओनली के साथ क्या है, 2 प्लस बी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 प्लस बी वन है। इधर देखते हैं बट आल्सो के बाद क्या है भाई, ये नाउन है, एन इन क्या है, नाउन है। कैसे पहचाना, देखो ए एन दी नाउन के आगे लगा होता है, आर्टिकल ए एन दी किसके आगे लगा होता है, नाउन। तो ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। अब गड़बड़ हो गई, हमें तो वर्ब से वर्ब को जोड़ो या नाउन को नाउन से जोड़ो। भाई वर्ब को वर्ब से जोड़ो या नाउन को नाउन से जोड़ो, ये होना चाहिए। तो भाई इसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा इसमें क्या करो, परिवर्तन करो। अब परिवर्तन आपको क्या करना है, परिवर्तन आपको यहां पर क्या करना है, नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट आल्सो एन इन करना है। भाई सीधी सी बात, नाउन को नाउन से जोड़ दो क्योंकि इधर वर्ब तो हमें मिल ही नहीं रही, नाउन मिल रहा है, तो इधर भी एक नाउन है। तो ये वाला नॉट ओनली यहां से हटा करके यहां पर ले आओ। फिर से मैं देखता हूं, इधर देखो, ये नॉट ओनली यहां से उठाना है और यहां पर लाना है, तभी यह हॉस्पिटल हमारा क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। बट आल्सो लग गया, फिर एक नाउन हो गया। तो देखो नाउन को नाउन से जुड़ गया, या आप ये कह सकते हो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ दिया। तो नॉट ओनली की सही पोजीशन क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, यहां पे, ठीक है। ही इज गोइंग टू ओपन, ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट आल्सो एन इन, ये वाक्य हमारा सही होगा। चौथे वाले में देखो क्या एरर है, नॉट ओनली ही हैज ओपेंड अ हॉस्पिटल बट ही हैज आल्सो ओपेंड अ हॉस्पिटल। सॉरी, हमने इसे हॉस्पिटल पढ़ लिया, होटल, ठीक है, होटल होटल और ये हॉस्पिटल। अब देखो मैं तो पहले ही से कहा, आप चेक करो प्यार से, ये नॉट ओनली है, यहां पे बट और ये आल्सो है, ठीक है। नॉट ओनली के बाद क्या है, बोले सर नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। यहां पर देखो बट, अब आप कहोगे सर बट के बाद में भी तो ये प्रोनाउन है, और आप सोचोगे ये वाक्य बिल्कुल बैलेंस है, इस वाक्य में कोई एरर नहीं है। देखने में बिल्कुल बैलेंस लग रहा होगा क्योंकि अभी अभी हमने कहा नाउन को नाउन से या प्रोनाउन को प्रोनाउन से। तो देखो नॉट ओनली के साथ ये प्रोनाउन है और बट के साथ ये प्रोनाउन है, आपको बैलेंस लग रहा होगा, नहीं। जरा ध्यान से देखो, बट ही हैज आल्सो, आल्सो के बाद देखो ये क्या है, ना कि बट के बाद, ठीक है। आल्सो ओपेंड, ये तो वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है भैया। तो यहां पे आपको वर्ब के पहले लाना पड़ेगा, कहां लाना पड़ेगा, वर्ब के पहले। तो ये नॉट ओनली यहां से उठाओगे, नॉट ओनली यहां से उठाओगे, ठीक है, और वर्ब से पहले इसको रख दोगे।
कैसे रखोगे, देखो यहां पर देखो, ये नॉट ओनली यहां से उठा और वर्ब से पहले ऐसे रख गया, यानी कि ही नॉट ओनली हैज ओपनड अ होटल बट ही हैज आल्सो ओपनड। अब देखो इसके बाद आल्सो के बाद B1 और यहां पर भी नॉट ओनली के बाद भी हैज प्लस, यानी कि ये क्या बोल दिया, बी थर्ड और ए भी हमारी बी थर्ड, हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बातें क्लियर हो गई, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम चीजें होना चाहिए तभी वाक्य आपका बैलेंस होगा। ठीक है, आपकी आंखों को धोखा नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। समझ में आ गया क्या? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, नाउन को नाउन से जोड़ना है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, क्लॉज को क्लॉज से। सिंपल भाषा में कहें, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ दो, वर्ब को वर्ब से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। ठीक, चलो अब नेक्स्ट, अब हम आगे मूव करते हैं। आगे क्या है भाई, अगला देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, आल्दो या दो के साथ में पेयर क्या लगता है, यट। अगर कभी कभी यट नहीं तो खाली कॉमा से भी आप पेयर बना सकते हो, किससे, कॉमा लगा करके। ठीक है, दो या आल्दो के बाद या तो यट लगाओगे, यट लगा होता है। और एक चीज आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसमें जो प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, इसमें जो आपको प्रॉब्लम दी जाएगी वो प्रॉब्लम हमेशा बट लगा के या एल्स या एंड लगा करके दी जाएगी। यानी कि दो या आल्दो के साथ यट नहीं लगा होगा, यहां पे वो बट लगा देंगे, यट तो लगा ही होता है, बट लगा देंगे, इल्स लगा देंगे, एंड लगा देंगे, इस तरीके के शब्द लगा करके प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, आप तुरंत समझ जाना कि दो या आल्दो के साथ क्या लगता है, यट लगता है। एक एग्जाम्पल देखो इसका, इसमें क्या है, एरर है, समझ गए। ये क्या है, आल्दो आया यद्यपि। ठीक है, अब इसका पेयर देख लो, क्या पेयर सही है, नहीं, बट और एंड नहीं आता इसके साथ। अगर यहाँ पे बोथ होता, बोथ एंड हो जाता। ठीक है, लेकिन दो या आल्दो के साथ क्या आता है, यट आता है या कॉमा आता है, तो यहाँ पे एंड या बट को हटा करके कॉमा लगा दो। ठीक है, वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोथ के साथ क्या आएगा भाई, एंड आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, बोथ के साथ क्या लगाओगे, एंड लगाओगे। ठीक है, लेकिन हमेशा जो प्रॉब्लम आपको दी जाएगी वो क्या लगा करके दी जाएगी, ये लगा करके, या तो एज वेल एज लगा होगा या एल्स लगा होगा या और लगा होगा, इस तरीके की आपको, यानी कि बोथ के साथ जो पेयरिंग वर्ड है वो ना लगा करके कुछ अन्य शब्द आपके लगे होंगे। जैसे यहां पर देखो, बोथ के साथ क्या आना चाहिए सर, एंड आना चाहिए, तो बोथ राम, और यहां पे क्या आना चाहिए, एंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, जबकि इन्होंने लगा क्या दिया, एज वेल एज, यही गलती है। ठीक है, बोथ के साथ पेयरिंग एंड होना चाहिए। अगला देखो नेक्स्ट, फोर्थ वाला पॉइंट क्या कहता है हमारा, फोर्थ कॉन्सेप्ट, बोले वेदर के साथ क्या आएगा, और आएगा। क्या आएगा, और। यहां पर देखो वेदर के साथ क्या लगेगा भाई, और लगेगा। ठीक है वेदर के बाद हमेशा क्या आता है, और आता है। इसके प्रयोग के क्रम में वेदर के बदले वो क्या लगा देंगे, या तो आपको डेट लगा देंगे या इफ का प्रयोग करके प्रॉब्लम दे देंगे। ठीक है, मैंने ये इसलिए रखे हैं कि आपको मैं ये क्लियर कर सकूं आखिर हमारे एग्जाम में किस शब्द के साथ कौन सा शब्द प्रॉब्लम के रूप में रखा जाता है। बस आप तुरंत उसे क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो, पहचान लो और सही शब्द उसकी जगह पर लगा दो, बस इतना करना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वेदर के साथ में वो क्या करेंगे, वेदर के साथ में वो क्या करेंगे, या तो डेट लगा करके या इफ लगा करके वो प्रॉब्लम देंगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान बनाए रखना कि वहां पर वेदर के साथ क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। जरा एक एग्जाम्पल देखो। ठीक है, जरा एग्जाम्पल देखो, आई डोंट नो डेट लगा है, अभी तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। बोले सर ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, अब हम कैसे पहचाने कि यहाँ पे डेट आएगा कि इफ आएगा, क्या आएगा। तो आगे देखो ये क्या लिखा है, ये देखो ध्यान से, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं। बोले सर और लगा है, और के साथ डेट नहीं आता, और के साथ क्या नहीं आता सर, डेट नहीं आता, क्या आता है, वेदर आता है। अभी अभी ऊपर बताया क्या आएगा, ये वो वाला वेदर मत समझ लेना, ये की क्या वाला होता है, इसका हिंदी होता है की क्या, नहीं तो कहीं मौसम वाला समझ लो, मौसम वाले की अंग्रेजी ये होती है स्पेलिंग। ठीक है, WEATHER, ये वेदर, हाँ नहीं तो ये अलग होता है। ठीक, तो वेदर के साथ और, अब और इधर लगा है तो इधर क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, ना कि डेट या इफ भी। कभी कभी डेट की जगह पर इफ लगा कर दे देंगे, जो कि आपको तुरंत समझ जाना है। ठीक है,
चलो पांचवा कॉन्सेप्ट देखिएगा। पांचवा कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि एज एज, ये देखो यहां पर एज एज और दूसरा सो एज। ठीक है, एक चीज और बता दें, इनके बीच में हमेशा या तो एडजेक्टिव आएगा भाई, या तो एडजेक्टिव की बेस फॉर्म रखी होगी या एडवर्ब की बेस फॉर्म रखी होगी। ये दो ही चीजें आ सकती हैं इनके बीच में, एज एज और सो एज के बीच में ये दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो एडजेक्टिव की बेस फॉर्म आएगी या एडवर्ब। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है। दोनों का प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंपैरिजन में यूज होता है, लेकिन कब होता है? एज एज का प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एज एज का प्रयोग जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं। एज एज का प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में, आप स्वतंत्र हो। बट सो एज के साथ आपको बाउंडेड किया गया है। सो एज कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के साथ लगूंगा, यानी कि सो एज का प्रयोग जो होगा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के साथ, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के साथ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। हमने कहा राम इज नॉट, ये क्या है भैया? नेगेटिव हो गया। नॉट से हमें पता लग गया वाक्य क्या है? नेगेटिव है। क्या नेगेटिव में हम एज एज भी लगा सकते हैं और सो एज भी लगा सकते हैं? फ्री हैं हम लोग, तो देखो सो एज लग गया। हम यहाँ पे अगर एज एज लगा दें तो भी ये वाक्य हमारा सही है, क्योंकि नेगेटिव में हम एज एज और सो एज दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या बताया? एज एज अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के साथ आ जाएगा, तो ये दोनों यूज कर लेगा। ठीक है, एज एज नेगेटिव के साथ भी और अफर्मेटिव के साथ भी। लेकिन अगर मैं कहूं सो एज की बात करूं, जैसे यहां पर ये है, अब मैं यहां पर सो एज लगा दूंगा एज एज की जगह पे, अब गलत हो गया, क्योंकि सो एज सिर्फ नेगेटिव में ही आएगा। अब ये वाक्य तो नेगेटिव है ही नहीं, ये वाक्य हमारा नेगेटिव है नहीं है, वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में कभी भी सो एज नहीं लगता, अफर्मेटिव में हमेशा एज एज लगेगा, और एज एज के बीच में हमेशा या तो एडजेक्टिव रखा होगा या एडवर्ब रखा होगा। ठीक है, चलो अब ये बताओ नीचे वाला क्यों गलत है? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्यों गलत है? हमने क्या बताया कि एज एज का प्रयोग जो है वो सिर्फ अफर्मेटिव में होगा। ठीक है, सिर्फ अफर्मेटिव में होगा, और नीचे ये क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव में एज एज लगा है, ये भी सही है, इसमें कोई एरर है? आप चक्कर में पड़ गए होंगे, बोले सर ये कैसे गलत है, ये भी तो सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि एज एज का प्रयोग जो है वो हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव के साथ कर सकते हैं। तो ये तीनों वाक्य हमारे कैसे हैं? सही हैं। 6 नंबर का पॉइंट देखो, उन्होंने कहा हार्डली और स्कार्सली के साथ में हम क्या लगाते हैं? पेयरिंग में वैन लगाते हैं। हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या आएगा भाई? वैन आएगा। नो सूनर के साथ क्या आएगा? देन आएगा। नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है। अब ध्यान रखना, एरर हमारा कैसे रखा जाएगा? तो हार्डली स्कार्सली के साथ वो क्या करेंगे? ये वाला देन लगा देंगे, THEN देन, जबकि ये नो सूनर के साथ आता है। THEN वाला देन लगा देंगे या डेट लगा देंगे। लेकिन जो रियल शब्द आना चाहिए, रियल शब्द क्या आना चाहिए? सर वैन आना चाहिए। वैन नहीं लगाएंगे, बाकी सब लगा देंगे। तो हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आना चाहिए? वैन आना चाहिए। चेक करो इस वाले वाक्य में कोई एरर है? देखो ये क्या लगा है? हार्डली। और हार्डली जब भी आ जाए तो उसके साथ इन्वर्जन आता है। ठीक है, इन्वर्जन वाला चैप्टर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी रखा है, और बाकी डिटेल वीडियो भी इन्वर्जन पर मैं बना दूंगा। ठीक है, तो हार्डली स्कार्सली के साथ इन्वर्जन रहता है। तो ये देखो हार्डली लगा है, ये अपने आप में नेगेटिव है, एक बात ध्यान रखना, और इसके साथ किसी अन्य नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता। हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस डेट, बस यहीं से आपको पकड़ लेना है। हार्डली के साथ पेयरिंग क्या आना चाहिए? बोले सर वैन आना चाहिए। हार्डली के साथ क्या आना चाहिए? वैन आना चाहिए। लगा क्या दिया? डेट, बस तुरंत पकड़ लो एरर। ठीक है, अब नो सूनर के साथ में क्या आना चाहिए? नो सूनर के साथ में देन आना चाहिए। नो सूनर के साथ में इधर देखो, ये नो सूनर है, नो सूनर के साथ क्या लगा दिया? वैन लगा दिया। उल्टा कर दिया? नहीं कर दिया। और जबकि हमने क्या बताया? नो सूनर के साथ क्या आना चाहिए सर? देन आना चाहिए। और जबकि लगा क्या दिया इन्होंने? वैन लगा दिया। बस यही गलती है, यहां पर देन कर दो। क्या कर दोगे? देन कर दोगे।
ठीक है, यहां पर देखो नो सूनर है और नो सूनर के साथ क्या आना चाहिए सर, देन आना चाहिए। लेकिन ईएन वाला या एन वाला, देखो दो देन होते हैं, टी एच ए एन और दूसरा ईएन, तो ध्यान बनाए रखना ये देन आना चाहिए एन वाला, ना कि ईएन। ईएन वाले का मतलब होता है तब, ठीक है, और एन कंपेरिजन के लिए। नो सोनर हैड द थीफ सीन द पुलिस, टी एच ए एन देन। तो ये भी बहुत ध्यान रखना, कभी कभी आपको ईएन वाला देन लगा हुआ मिलेगा जो कि एरर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ा सा हमने आपको बताया था, कुछ चीजें याद बनाए रखना, नोट पॉइंट में मैंने इसलिए दे दिया है, ठीक है। पहली चीज तो ये बनाए रखना, और ध्यान में क्या बनाए रखना है, ये जितने भी हमारे कोरिलेटिव वाले कंजक्शन होते हैं वो सही जोड़े में होने चाहिए। पहली चीज आपको एग्जाम हॉल में बैठे हुए दिमाग में ये बात जरूर होना चाहिए कि जितने भी हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, पेयरिंग कंजक्शन होते हैं, वो हमेशा जोड़े में यूज किए जाने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि इन तीनों कोरिलेटिव का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में करें, और सभी कोरिलेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, अब ऊपर ये तीन कोरिलेटिव की बात किया है, हार्डली नंबर एक, हार्डली, नंबर दो स्कार्सली, नंबर तीन नो सूनर। ये तीनों कोरिलेटिव जो हैं इनका प्रयोग हमेशा किस में होगा, पास्ट टेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए, एक चीज, ठीक है, किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में आ गई। कौन सी दो चीजें ध्यान में आ गई, पहला सही जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा सही होना चाहिए, कोरिलेटिव जितने भी हैं एक केवल पास्ट टेंस में करें, ठीक है। अगर किसी की शुरुआत हार्डली, स्कार्सली, ईटीसी से हो तो उसके बाद वाक्य का फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव तरीके से होगा, यानी कि हार्डली स्कार्सली यहां पर लगाओगे, यहां पे हार्डली स्कार्सली या किसी नेगेटिव वर्ड को लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, यानी कि इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V1, इस तरीके का आपका वहां पे फॉर्मेशन होना चाहिए। जरा देखो कभी कभी इससे रिलेटेड भी हमारा क्या एरर पूछ लिया जाता है, जैसे हार्डली आई सा हिम, तो देखो हार्डली के साथ जो पेयर भेन आना चाहिए हार्डली और स्कार्सली के साथ वो तो लगा है, आप कहोगे ये वाक्य सही है, लेकिन हमने क्या बताया ये नेगेटिव वर्ड है हार्डली स्कार्सली, तो इनमें इन्वर्जन लगता है, और जब इन्वर्जन लगता है तो हार्डली स्कार्सली रखोगे, फिर क्या रखोगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या ये स्ट्रक्चर है, हार्डली तो इन्होंने लगा दिया, हार्डली के साथ पेयर भी सही कर दिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बीच में नहीं है, सीधे मेन वर्ब ये दे दिए, सॉरी सीधे सब्जेक्ट दे दिया है और इसके बाद मेन वर्ब दे दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए किसको देखेंगे, मेन वर्ब को देखेंगे। ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब ये सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी, यानी कि डिड आई। देखो हार्डली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब यहाँ पे डिड आ गया तो डिड के साथ जो मेन वर्ब आती है वो बी बनाती है, तो यहाँ पे सा का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाकी सी हिम और वह लगा करके पूरा वाक्य ऐसे उतार दो, वाक्य हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। देखो अगला सातवां पॉइंट ध्यान बनाए रखना, सातवां पॉइंट क्या है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट देखो, एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जहां से हमारे एरर पूछे जाते हैं और वही कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब होता है मैंने क्या बताया, कहीं ऐसा ना हो कि, और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, शुड का प्रयोग किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और ये बहुत एरर आता है कि लिस्ट के बाद कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब यहां पर रखी होगी, जबकि तुम्हें ध्यान बनाए रखना है कि वहां पे हमें क्या लगाना है, शुड लगाना है। जैसे कंजक्शन यहां पर देखो, लिस्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या आनी चाहिए, शुड का प्रयोग होता है, किंतु इसके बाद आपको एरर के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में क्या दिया जाएगा, या तो मे लगा देंगे या बिल लगा देंगे, या तो मे लगा करके या बिल लगा करके वाक्य में आपको प्रॉब्लम देंगे। और किस तरीके से, जरा यहां पर देख लो, मैंने कुछ वाक्य भी दिए हैं, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू। अब देखो यहां पे हमने कहा जब कंजक्शन वर्ड LEST लेस्ट लगा हो तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, शुड आना चाहिए, और जबकि यहां पर क्या लगा दिया है, देखो मे लगा दिया है, ठीक है, तो मे हटा दो। वैसे रन फास्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट, और लेस्ट के साथ क्या आना चाहिए था, शुड आना चाहिए, जबकि इन्होंने क्या लगा दिया, बिल लगा दिया, तो बिल को रिमूव करके यहां से यहां पर भी आप शुड कर लीजिए, ठीक है। देखो यहां पर, ठीक है, इस तरीके से।
चलो नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, हमने रादर और अदर की बात की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि आपको क्या दे रखा होगा, एक तो रादर दे रखा होगा या अदर दे रखा होगा। चाहे रादर दे रखा हो चाहे अदर दे रखा हो, दोनों का पेयरिंग क्या होगा, आपका देन होगा। दोनों का पेयर क्या होगा, आपका देन होगा। रादर तथा अदर के बाद देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भाई, देन का प्रयोग होता है। किंतु इसके बाद हमेशा बट या किसी अन्य कंजक्शन का प्रयोग करके क्या दे दी जाएगी, प्रॉब्लम दे दी जाएगी, यानी कि आपको एरर दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, एरर। ठीक है ना। हमने कहा रादर और अदर के बाद क्या लगना चाहिए, देन। जरा एग्जाम्पल देखो, यहां पर दो एग्जाम्पल देखो। आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट, तो देखो अदर आया है, ध्यान से समझना। और रादर और अदर के साथ में क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। लेकिन यहां पर लगा क्या है, ये बट लगा है। और देखते ही यहां पहचान गए, तो अदर के साथ नो अदर, यहां पे क्या लगा दीजिए, देन लगा दीजिए, बट को हटा दो। ठीक है। इसी तरीके से देखो ये रादर लगा है, आई वुड रादर, और रादर के साथ पेयरिंग कंजक्शन क्या आना चाहिए, पेयरिंग कंजक्शन क्या आना चाहिए, कहां गया, आई वुड रादर हैव द बैट नॉट द बॉल। ठीक है। अब देखो इसमें क्या ये नॉट नहीं आएगा, रादर के साथ क्या नहीं आएगा, देन आना चाहिए। तो नॉट को हटा करके यहां पर देन कर दो, क्या कर दो, देन कर दो। ठीक है। अगला कुछ नहीं, आपको पेयर अपने दिमाग में सेट करके रखना है। अगर पेयर आप अपने दिमाग में सेट रखोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, रादर और अदर के साथ में हमने क्या बताया था, देन लगाओगे। लेकिन अगर कहीं पर भी वाक्य में नॉट या नेवर आ जाए तो उसके साथ और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको इंपॉर्टेंट डाल लो। नॉट या नेवर के साथ क्या लगाओगे, और का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है, और का। जैसे आई हैव नॉट, ये देखो नॉट लगा है, और नॉट के साथ क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, और इनवाइटेड हिम, यानी कि आई हैव नॉट मेट हिम और इनवाइटेड हिम। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम और रिटन टू हिम, तो देखो नेवर के साथ में भी क्या लगाया है, और लगा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर तीसरे वाले वाक्य में देखो आई हैव नेवर, और नेवर के साथ देखो ये क्या एरर दे दिया है। हमने एक एरर इसीलिए उठाया है कि आपके एग्जाम में किस तरीके से एरर देगा। तो देखो आप अपने आप देख लो, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। अब देख लो, नेवर, नॉट या नेवर के साथ क्या आता है, और आता है, और जबकि लगा क्या रखा है, इन्होंने नॉर लगा रखा है, गलत हो गया। ठीक है। ऐसे ही 4 पार्ट में होगा, 1 2 3 और ये चौथा पार्ट हो गया नो एरर वाला। ठीक है। अगला 10 नंबर पॉइंट देखिए, 10 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है, 10 नंबर पॉइंट कहता है सेल्डम इफ एवर। देखो सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर, इफ या और में कारीगरी है, ध्यान रखना। ठीक है। या तो इफ एवर लगाओ या और नेवर लगाओ, दोनों ही सही हैं। सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम और नेवर होता है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। हमने कहा सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर का प्रयोग होता है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करेंगे, सेल्डम और एवर के बीच में और लगा देंगे। सेल्डम और एवर के बीच में आना क्या चाहिए, इफ, वो लगा क्या देंगे, और लगा देंगे, एरर ऐसे डालेंगे। सेल्डम या नेवर के बीच में इफ से जोड़ा जाता, जैसे सेल्डम और नेवर के बीच में और है तो वो यहां पे क्या कर देंगे, इफ डाल देंगे, ऐसे उल्टा एरर दे देंगे। ठीक है। जिसे आपको ध्यान देना है, ठीक है, जिसमें आपको ध्यान देना है। जरा इसमें देखो क्या एरर है, इसमें देखो भाई क्या एरर है, कोई एरर है, बिल्कुल। यहां पे सेल्डम है, यहां पे नेवर है। सेल्डम और नेवर हो तो बीच में क्या आता है, और आता है, ना कि इफ। इफ नहीं आता। इफ कब आता है, अगर हम ये लिखते सेल्डम और बीच में ऐसे यहां पे एवर होता, एवर ना कि नेवर, एवर होता, तो हम यहां पे इफ का प्रयोग सही है, इफ का प्रयोग सही है। लेकिन अगर नेवर है तो हमें और लगाना पड़ेगा। ठीक है। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम 10 बार इसे बोल लेना, अपने आप आदत में आ जाएगा। सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर। नेक्स्ट
अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा एंड, रूल नंबर 11 है। क्या कहा? एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो। ये मैं बता भी चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। ठीक है, इन चारों कंजक्शन का प्रयोग नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ने के लिए किया जाता है। जहां तक कि अब एक चीज यहां से आपको सिखाने के लिए मैंने दोबारा रखा है, लेकिन जहां तक एडजेक्टिव का प्रश्न है तो सिर्फ दो डिजायरेबल एडजेक्टिव को या फिर दो अनडिजायरेबल एडजेक्टिव को जोड़ते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, एडजेक्टिव अगर आप जोड़ रहे हो तो या तो दो पॉजिटिव एडजेक्टिव जोड़ेंगे या दोनों नेगेटिव एडजेक्टिव जोड़ेंगे, यानी कि डिजायरेबल अनडिजायरेबल। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे जरा समझो, यहां पर हमने कहा ही इज बोथ इंटेलिजेंट, और बोथ के साथ देखो एंड लगा है, बिल्कुल लगा है, एंड हार्ड वर्किंग, दोनों ही पॉजिटिव हैं। यहां पर देखो ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट आल्सो लेजी, दोनों ही नेगेटिव हैं। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव जुड़ेंगे, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, नाउन की नहीं, वर्ब की नहीं, एडवर्ब की नहीं। ठीक है, एडजेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 हमारा कहता है दो सब्जेक्ट, मान लो एज वेल एज, कैसे? एज वेल एज, विथ, अलोंग विद, नॉट एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकंपनीड बाय से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, आप ये चीज ध्यान बनाए रखिएगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्क्रॉल। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। मान लो यहां पे हमारा एज वेल एज लिखा है, एज वेल एज है, इसके बाद में विद लिखा है, फिर अलोंग विद लिखा है, अलोंग विद लिखा है, फिर मान लो एंड नॉट लिखा है, एंड नॉट लिखा है, फिर मान लीजिए इन एडिशन टू लिखा है, इन इन एडिशन टू, इन एडिशन टू लिखा है। ठीक है, इस तरीके से और भी हो सकते हैं यहां पर, जैसे एक्सेप्ट हो सकता है, बिसाइड हो सकता है, बट हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सारे, ये जितने भी दे रखे हैं यहां पर देखो, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, नॉट, एडिशन टू, ये सभी होंगे। ठीक है, ये सभी हो सकते हैं जोड़ने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले भी एक सब्जेक्ट वन लिखा होगा, एक सब्जेक्ट वन होगा, और इसके बाद भी एक सब्जेक्ट टू लिखा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो ये समझाना चाह रहे हैं हमको कि जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार रखी जाएगी। जैसे ये देखो बीच में क्या लिखा है, मैं थोड़ा कलर चेंज करूं यहां पे। ठीक है, ये बीच में देखो एज वेल एज लिखा है, ये क्या लिखा है? एज वेल एज लिखा है। एज वेल एज, देखो ये एज वेल एज लिखा है, इससे पहले एक सब्जेक्ट लगा होगा तो देखो सब्जेक्ट वन यानी कि राम लिखा है, इसके बाद एक सब्जेक्ट लिखा होगा, बिल्कुल हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टू इसके बाद लिखा है। तो वो ये कह रहे हैं ये जो इज है, ये जो वर्ब है, वो हम इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार रखें या इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार रखें। तो ध्यान बनाए रखना, अगर इन शब्दों से कैसे एज वेल एज, विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकंपनीड बाय से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार रखना है। अगर ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर रहेगी, अगर ये वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल रहेगी। ठीक है, अब हम क्या गलती करेंगे एग्जाम में जब बैठे होंगे, हम ये भी बताते हैं कि हमारा जब हमने अगर ये रूल स्टडी नहीं कर रखा, हमने इस रूल को अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, तो हम गलती कहां करेंगे? गलती हम ये करेंगे कि हम देखेंगे हिज फ्रेंड्स, यार इसमें तो यस लगा है, ये तो हो गया प्लूरल, और जब ये प्लूरल हो गया तो यहां पे इज नहीं आर आना चाहिए। राम साथ ही साथ उसके दोस्त, और बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहां पे वर्ब तो प्लूरल आना चाहिए। नहीं, यही गलती नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया कि जब भी, अब देखो सब्जेक्ट वन और ये एंड नॉट से जुड़ा है हमारा, ये हमारा कंजक्शन हो गया एंड नॉट, और हिज पेरेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। हमने क्या बताया, जब भी एंड नॉट से जोड़ा जाए तो हम इसको नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, हम क्या सब्जेक्ट वन देखेंगे। सब्जेक्ट वन सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारी यहाँ पे सिंगुलर होगी। ठीक है, और ही हमारा सिंगुलर है तो ये वर्ब यानी कि ये दोनों वाक्य हमारे कैसे हैं? सही है। ठीक है, इतनी बात यहां पर समझनी थी। अगला कॉन्सेप्ट देखिए,
रूल नंबर 13 हमारा कहता है कि नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं। सही बात है। अगर दो से अधिक मौजूद हो, यानी कि बहुत दो से अधिक है वहां पर और दो से अधिक में से कोई नहीं है, तो आप वहां पे किसका प्रयोग करोगे? नन ऑफ का प्रयोग करोगे। मान लीजिए दो में से एक भी नहीं है, नाइदर ऑफ। दो से अधिक में से एक भी नहीं है तो नन ऑफ। ध्यान बनाए रखना। ठीक है। अगला, आइदर ऑफ का प्रयोग कब करोगे? ये दो में से एक, मान लीजिए कोई दो है, दो में से अगर एक भी उपलब्ध है तो आप आइदर ऑफ। अब मान लो चार पांच हैं, ठीक है। देखो, अगर मान लो अगर दो से अधिक में से दो से अधिक मौजूद हो, एक मौजूद है, दो में से कोई एक है तो आइदर ऑफ, और दो से अधिक में से अधिक मौजूद है तो आप वन ऑफ का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? वन ऑफ का। ठीक है। चलो एक बार को चेक करते हैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने क्या बताया? दो में से एक मौजूद है तो लगाओगे आइदर ऑफ। दो से अधिक में से अगर कोई मौजूद है, ठीक है, तो लगाओगे वन ऑफ। क्या लगाओगे? वन ऑफ। ठीक है। तो नाइदर ऑफ, चार वर्ड आपके सामने हो गए। मैं चारों वर्ड यहां पे लिख देता हूं। एक नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, दूसरा नन ऑफ, तीसरा आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, और चौथा वन ऑफ। ठीक है। इस नाइदर ऑफ का मतलब दो में से एक भी नहीं, नन ऑफ का मतलब दो से अधिक में से कोई नहीं, आइदर ऑफ का मतलब दो में से कोई एक, ठीक है, और वन ऑफ का मतलब दो से अधिक में से कोई एक। ठीक है। इतनी बातें समझिए। अब जरा एग्जाम्पल देखो। नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स। अब देखो यहां पे कितने बेटा हैं? बोले सर चार। चार हैं यानी कि दो से अधिक हैं, तो पहली बात तो नाइदर ऑफ नहीं आएगा। नाइदर ऑफ आता है दो में से कोई नहीं के लिए, लेकिन चार में से कोई नहीं है तो नन ऑफ लगाओ। तो नाइदर की जगह पे क्या सही शब्द होगा? नन ऑफ शब्द जो है हमारा सही होगा। ठीक है। नन ऑफ शब्द हमारा कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला देखो। ठीक है। तो नाइदर की जगह पे इस वाले ऊपर वाले वाक्य में क्या है? एरर दिखा आपको। नाइदर की जगह पे नन ऑफ करिएगा। आइदर ऑफ का प्रयोग कब होता है? आइदर ऑफ का प्रयोग तब होता है जब दो में से कोई एक मौजूद हो। अब जरा देखो, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब यहां पे कुछ तुम्हें आइडिया लग रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं? दो हैं या दो से अधिक? बिल्कुल, यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कितनी भी। ऐसी कंडीशन में जब हमें क्लियर नहीं पता है कि दो हैं या दो से अधिक हैं, तो भाई हम क्या करते हैं? वहां पे दो से अधिक को प्रीफर करते हैं। हमें पता ही नहीं, यहाँ पे प्लूरल नाउन है बस। ठीक है। तो ऐसी अगर यहाँ पे ऐसे होता आइदर ऑफ दी टू, आइदर ऑफ दी टू स्टूडेंट्स, तो हम यहां पर सही वाक्य मानते, लेकिन टू तो है ही नहीं, खाली दी स्टूडेंट्स है। अब कितने हमें नहीं पता। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम आइदर की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां वाक्य से हमें पता लग रहा है आइदर ऑफ दी स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। ठीक है। तुम्हारी जो कक्षा के विद्यार्थी, अब कितने विद्यार्थी हैं नहीं पता। ठीक। तो बातें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखो। रूल नंबर 14 हमारा कहता है, रूल नंबर 14 कहता है एज सून एज के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा का। एज सून एज का हिंदी मीनिंग होता है जैसे ही या वैसे ही, जैसे ही या वैसे ही। ठीक है। जैसे ही या वैसे ही। एज सून एज के साथ पेयर क्या आएगा? कॉमा आएगा। क्या आएगा? कॉमा। ठीक है। ध्यान बनाए रखना, कॉमा लगेगा। तो देखो ये एज सून एज है, जैसे ही, और यहां पर ये क्या आ गया? कॉमा। ठीक है। पेयर सही है, लेकिन फिर भी गलती है। गलती क्या है? ध्यान बनाए रखना कि जब भी दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। पहला कार्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर में। तो दूसरा तो सही है, लेकिन यह गलत है। इसका मतलब ही कम्स होना चाहिए, बिल नहीं। एज सून एज ही कम्स। ठीक है। ध्यान बनाए रखना, यानी कि प्रेजेंट फ्यूचर कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने पढ़े होंगे तो वहां पे आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है।
तो यहां पे विल कम को कम्स में चेंज कर दो, किसमें? कम्स में, सही हो जाएगा वाक्य हमारा। रूल नंबर 15 क्या कहता है? उन्हें कहा, नोट पॉइंट पहले ध्यान से समझो, इफ या भेन का जोड़ा देन कभी नहीं होगा, THEN नहीं होगा, क्या होगा फिर? बोले सर कॉमा होगा। क्या होगा? कॉमा, ध्यान बनाए रखना, ठीक है? क्या लगाओगे? कॉमा। अगला दूसरा क्या है? इसी प्रकार सिंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में डालो, सिंस, एज, बिकॉज के साथ सो और देयरफॉर नहीं होता है। तो देखो ये सिंस आया, इनके साथ जब देयरफॉर नहीं होगा, होगा क्या? कॉमा होगा, ठीक है? जब भी शुरुआत में सिंस, एज, बिकॉज के साथ क्या नहीं लगाओगे? सो और देयरफॉर नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? कॉमा। लेकिन इसका एक हमारा एक्सेप्शन है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो, एज यू सो, सो शैल यू रीप। देखो यहां पे एज के साथ सो का प्रयोग किया गया है, ठीक है? और जबकि अभी हमने कहा कि एज के साथ सो का प्रयोग नहीं होगा, तो ये एक्सेप्शन में याद बनाए रखना, एक्सेप्शन, इसलिए मैंने नोट लिख दिया। रूल नंबर 16 हमारा कहता है, रूल नंबर 16 कहता है बिटवीन के साथ क्या लगाओगे? एंड। बिटवीन के साथ क्या लगाओगे? एंड। और फ्रॉम के साथ क्या लगाओगे? टू। और वहां पर आपका एरर कैसे देंगे? बिटवीन के साथ टू लगा देंगे और फ्रॉम के साथ एंड लगा देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है? ध्यान बनाए रखना। तो बिटवीन, एंड, फ्रॉम, टू का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखना है, इनके प्रयोग में कभी गलती नहीं करना। और वो गलती देगा, बिटवीन के साथ क्या लगा देगा? बिटवीन के साथ टू लगा देगा, और फ्रॉम के साथ क्या लगा देगा? एंड लगा देगा, ये उल्टा कर देगा। बिटवीन के साथ एंड आना चाहिए तो यहां पे टू कर देगा, फ्रॉम के साथ टू आना चाहिए तो यहां पे एंड कर देगा। तो इस तरीके से जरा एग्जाम्पल देखो, अपने आप समझ आएगा, अपने आप चीजें समझ आएंगी कि कहां कहां से एरर हमारा उठता है। देखो ये क्या है? बोले सर फ्रॉम, फ्रॉम के साथ क्या आना चाहिए? फ्रॉम के साथ सर टू आना चाहिए, फ्रॉम के साथ सर क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए, जबकि यहां पे क्या लगा? एंड। गलत कर दो, ठीक है? तो फ्रॉम के साथ अगर आप टू लगा दोगे तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला दूसरा वाक्य देखो, बिटवीन, इधर देखो ये बिटवीन, बिटवीन के साथ क्या आना चाहिए? एंड। लगा क्या दिया? टू। गलत कर दो, बिटवीन के साथ क्या आना चाहिए? एंड। और जैसे ही आप बिटवीन के साथ एंड लगाओगे, वाक्य क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तो ये एरर आपका खूब पूछा जाता है। रूल नंबर 17 देखिए, 17 में क्या है? 17 में वो कह रहे हैं दी रीजन या दी रीजन भाई, इसका पेयर जो होता है वो डेट होता है। अगर कहीं वाक्य में दी रीजन या दी रीजन भाई लिखा हो तो इसका पेयर क्या लगाओगे? डेट लगाओगे। क्या लगाओगे? देखो यहां पर दी रीजन या दी रीजन भाई के बाद आपको जो एरर आएगा वो या तो बिकॉज लगा करके देंगे प्रॉब्लम वाक्य में, या बिकॉज ऑफ, या ऑन अकाउंट ऑफ, या ड्यू टू का प्रयोग ना हो करके किसका प्रयोग होगा? डेट का। और जबकि वो ये सब लगा करके आपको एरर देंगे, और जबकि इन सब का प्रयोग नहीं होगा। जरा एक बार देखो ध्यान से, समझो समझो। जैसे यहां पर देखो दी रीजन भाई, और अभी अब नहीं कहा दी रीजन भाई के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे। डेट का प्रयोग है तो वाक्य हमारा करेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद दी रीजन आ गया, दी रीजन के साथ किसका प्रयोग करेंगे सर? डेट का। यहां पर भी डेट का प्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो दी रीजन है, दी रीजन के साथ डेट आया है, बिल्कुल आया है डेट, कोई दिक्कत नहीं। दी रीजन या दी रीजन वाई के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा? पेयर के रूप में डेट का प्रयोग होगा। अगला, आज तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि लाइक और एज में क्या डिफरेंस होता है। लाइक और एज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? क्योंकि एक हमारा अगर 2021 के पीजीटी के एग्जाम की बात करें तो पीजीटी के एग्जाम में लाइक का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया था, जिसमें बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच के नाम जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन क्या है, ठीक है? तो वहां पर एज अ प्रपोजिशन यूज हो रहा था लाइक। तो वही समझिएगा, आज ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कभी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइक और एज के प्रयोग में अंतर होता है। क्या अंतर होता है भाई? लाइक का प्रयोग प्रपोजिशन की तरह किया जाता है, लाइक का प्रयोग हमेशा प्रपोजिशन की तरह प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा, इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो भाई ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लो कि उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा।
किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में। चेक करो, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है हमारी, ये फिर से नाउन है, ये क्या है? लाइक है। तो हमने कहा ये जो लाइक शब्द है यहां पर एक प्रेपोजिशन की तरह है, और इसके बाद देखो ये जो आया है नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यहां पर भी देखो लाइक, ये क्या है? हमारा एक प्रेपोजिशन है, और इसके बाद जो शब्द आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यहां पर भी लाइक देखो, ये क्या है? एक हमारा ये प्रेपोजिशन है, और इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखोगे, ठीक है? लाइक मी, लाइक आई नहीं कर सकते यहां पे, ठीक है? क्योंकि लाइक क्या है? यहां पे प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर प्रेपोजिशन के बाद रखा है तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन से पहले होता है तो वो प्रेपोजिशनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है? इतनी चीजें हमें समझ में आई। अब जरा हम किसको? एज को देखते हैं। एज क्या है? देखो अब हमने नीचे किसको दे रखा है? एज दे रखा है। लाइक आपको समझ में आ गया होगा, एज आ प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखोगे, लेकिन एज में ऐसा नहीं है। एज में हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जाएगा। एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है। एक चीज और ध्यान रखना, लाइक का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में था, लाइक का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में था, लेकिन एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है, कंजक्शन के रूप में होता है, और इसके बाद सदैव सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजेश वर्क्स हार्ड, अब यहां पे लाइक नहीं होगा, क्या होगा? एज। एज क्यों होगा? क्योंकि यहां पे कंजक्शन है, और जब ये कंजक्शन है तो इसके बाद हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए हर हाल में, क्योंकि कंजक्शन या तो नाउन को नाउन से प्रोनाउन जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, ठीक है? सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से। तो अगर एक क्लॉज है तो इस क्लॉज के लिए अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होनी चाहिए, ठीक है? समझ गए? एज के बाद क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्टिव केस का, क्योंकि यहां पे एज क्या है? कंजक्शन है। एज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कंजक्शन है, ठीक है? और वहां पे लाइक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? वो क्या था? प्रेपोजिशन था। यहां पर भी देखो भीमा ईट्स, ये देखो भीमा ईट्स, एज, एज यहां पे क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन है, ठीक है? कंजक्शन, और इसका सब्जेक्ट ये है, ठीक? चलो आगे देखो। नेक्स्ट अगला रूल है, अच्छा ये मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा, सिंस बिकॉज एज के बाद क्या आएगा भाई? कॉमा का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग नहीं होगा? देयरफॉर और सो नहीं होगा, ये मैं बता चुका हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक बार फिर भी देख लो। बिकॉज देखो यहां पे क्या लगा है? बिकॉज, बिकॉज के साथ क्या आएगा? कॉमा। क्या नहीं आएगा? देयरफॉर नहीं आएगा, ठीक है? ये कट कर दो, ठीक है? देयरफॉर नहीं आएगा, क्या आएगा? कॉमा। यहां पे कॉमा कर दो बस। ये क्या है? सिंस, सिंस के साथ भी देयरफॉर नहीं आएगा, क्या आएगा? कॉमा। ये क्या है? एज, एज के साथ भी सो नहीं आएगा, पेयर क्या आएगा? कॉमा। तो ये पेयर ध्यान बनाए रखना, सिंस बिकॉज एज इंपॉर्टेंट है, जबकि यहां से हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं। सिंस बिकॉज एज ये कंजक्शन है, और इन कंजक्शन का पेयर क्या होगा? सो या देयरफॉर नहीं होगा, फिर क्या होगा? कॉमा होगा, बस ये ध्यान रखो। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 20। उन्होंने कहा दी सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन डेट या एज का प्रयोग होता है, यानी कि अगर दी सेम है कहीं पर तो उसके बाद या तो आप डेट का प्रयोग कर दीजिएगा। अब लेकिन डेट का प्रयोग उन्होंने तो ये कह दिया दी सेम, मान लीजिए ये लिखा है हमारा दी सेम लिखा है, और दी सेम के साथ दोनों का प्रयोग कर सकते हो, हम डेट का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ तो कंडीशन होगी कि दी सेम के साथ कब हम डेट का प्रयोग करेंगे और कब हम एज का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल यही कंडीशन मैंने यहां पे लिखी है, जरा ध्यान से देखो। दी सेम के बाद डेट का प्रयोग तब करोगे जब वर्ब उसके बाद स्पष्ट हो, यानी कि एक वर्ब दे रखी हो, ठीक है? जैसे ये दी सेम लिखा है, दी सेम लिखा, दी सेम बुक, और दी सेम के साथ बोले डेट का प्रयोग आप तब करोगे जब इसके बाद एक वर्ब और दे रखी हो। तो देखो ये सब्जेक्ट और वांटेड क्या है? वर्ब है।
इसी तरीके दी सेम और दी सेम के साथ डेट आएगा, कब आएगा, जब उसके बाद एक वर्ब दे रखी हो। तो बाज ग्रेजिंग क्या है, वर्ब ही तो है हमारी। तो देखो यहाँ पे वर्ब स्पष्ट है, वर्ब दे रखी है। आगे हमने कहा दी सेम के साथ एज का प्रयोग कब करोगे, तो दी सेम के साथ एज का प्रयोग तब करेंगे जब वर्ब हमारी स्पष्ट ना हो। जरा देखो दी सेम तो लगा है तो एज भी लगा है, लेकिन एज लगा है यहां पे तुम्हें एरर दिया जाएगा डेट लगा करके, एरर दिया जाएगा डेट लगा करके। तुम्हें ध्यान रखना है कि डेट तभी सही माना जाएगा जब उसके बाद कोई वर्ब दे रखी हो। लेकिन यहां पर देखो क्या दे रखा है, ये तो हमारा प्रोनाउन दे रखा है माइन। क्या दे रखा है, एक प्रोनाउन दे रखा है, तो इसलिए ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो जब ये प्रोनाउन दे रखा है और हमारी वर्ब तो नहीं है ना, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एज। फिर से देख लो दी सेम हो गया, ये दी सेम के साथ पेयरिंग वर्ड एज आ गया, इसके बाद वर्ब नहीं है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। जब वर्ब नहीं है तो फिर एज बिल्कुल सही है, अगर वर्ब होती तो डेट लगाते। एज के और प्रयोग देख लो। एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में हो तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस, अच्छा ये तो हम बता चुके हैं, रिपीट हो गया। अच्छा ये पेज दोबारा आ गया, माफ कर, आगे बढ़ो। चलो जरा एक एरर वाला वाक्य बताओ। ये वाला वाक्य आया हुआ है इसलिए मैंने रखा है यहां पर, ही इज दी सेम मैन। दी सेम दे रखा है, अच्छा दी सेम के साथ दो, यहां पर हमने लिखा दी सेम। दी सेम के साथ हमारे दो पेयर बन सकते हैं, एक तो डेट बनता है और दूसरा हमारा एज बनता है। डेट तब लगाते हैं जब यहां पर कोई वर्ब स्पष्ट दे रखी हो, एज तब लगाते हैं जब वर्ब हमारी स्पष्ट ना हो, ठीक है। अब जरा चेक करो दी सेम के साथ प्रॉपर कंजक्शन है, नहीं है, हु नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, या तो डेट आएगा या एज आएगा। अब हमें आगे देखना है कि एज लगाना है या डेट लगाना है, तो हम वर्ब देखेंगे, वर्ब दे रखी है, वर्ब दे रखी है, जब वर्ब दे रखी है तो यहां पे क्या आएगा, डेट आएगा। वाक्य सही हो गया। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा सच का है, 22 नंबर रूल। देखो सच के साथ भी हम क्या करते हैं, दो डेट का भी प्रयोग कर लेते हैं और एज का भी प्रयोग कर लेते हैं। इसका कारण क्या है, सच डेट सच एज, ठीक है। सच डेट का प्रयोग कारण, एक वाक्य में कारण बताया गया और दूसरे वाक्य में परिणाम आए, तब हम सच के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर प्यार से समझो, हमने कहा सच के बाद डेट का प्रयोग तब करते हैं जब एक वाक्य में कारण दे रखा हो और दूसरे में उसका रिजल्ट बताया गया हो। यानी कि डेट का प्रयोग कारण व परिणाम बताने के लिए किया जाता है, और सच के बाद एज का प्रयोग हम तब करते हैं, इसका प्रयोग तब होता है जब तुलना के लिए, यानी कि जब हमें तुलना करके बताई जा रही हो, तुलना वाली बातें कही जा रही हो सेंटेंस में, तो हम सच के साथ एज का प्रयोग करते हैं। जरा एग्जांपल समझो, इट वाज सच अ बैड वेदर डेट। अब देखो बुरे मौसम के कारण, तो पहले में देखो कारण है, वी हैड टू कैंसिल द टूर, हमें अपना टूर कैंसिल करना पड़ा, कि बुरा मौसम होने के कारण ही तो हमें अपना टूर जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो एक में कारण दूसरे में परिणाम क्या निकला, मेरा टूर कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब सच के बाद किसका प्रयोग होगा, डेट का। जब कारण और परिणाम की बात हो, जब कारण और परिणाम का संबंध हो, तो सच के साथ हमेशा डेट लगाइएगा। अब अनु इज सच आ स्टूडियस गर्ल, बहुत पढ़ाकू लड़की है, एज भी थॉट ऑफ, जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं। तो देखो यहां पे तुलना की गई, अनु इज सच अ स्टूडियस गर्ल। अब देखो है बी थॉट ऑफ, तो यहां पे सच के साथ क्या आएगा, कारण और परिणाम की बात कहीं नहीं की गई है, तो सच के साथ हम क्या लगाएंगे, एज का प्रयोग करेंगे तुलना के लिए। अगला इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लो। सच के बाद एज का प्रयोग होता है, सच के बाद एज का प्रयोग होता है। देखो सच के बाद एज का प्रयोग हो गया, डेट का एक कंडीशन मैंने बता दी कारण व परिणाम की, तो देखो सच एज, ठीक है। फिर बी पॉइंट क्या है, सच के बाद एज का प्रयोग होता है अगर कोई इन्फिनेटिव में प्रयोग किया गया हो, तो देखो यहां पे सच है और सच एज एक साथ प्रयोग हुआ है, सच एज का प्रयोग, सच के साथ एज का भी प्रयोग होगा, कब होगा, जब वहां पर इन्फिनेटिव यानी कि 2 + b1 दे रखा हो। तो देखो यहां पे 2 + b1 भी दे रखा है, इन्फिनेटिव दे रखा है। यहां पर भी आप देख सकते हो
सच के साथ देखो एज का प्रयोग हुआ है, सच के साथ एज का प्रयोग हुआ है, और देखो यहां पे 2+B1 दे रखा है, 2+B1 टू बिलीव। तो इस तरीके से आप सच के बाद अगर एक इन्फिनेटिव दे रखा है तो एज का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहां पे डेट रख करके आपको क्या दिया जाएगा, प्रॉब्लम दिया जाएगा। अगला पॉइंट, सच के बाद डेट का प्रयोग तभी होता है किंतु केवल तभी जब सच वाला क्लॉज में कारण दिया हो और डेट वाले क्लॉज में परिणाम यानी कि इफेक्ट या रिजल्ट हो। वो मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। सचा, नॉइस, डेट, तो अगर यहां पे कारण दे रखा है तो आगे उसका रिजल्ट हो तो सच के साथ एज लगाने की गलती नहीं करना, सॉरी सच के साथ एज लगाने की गलती नहीं करना, हमेशा क्या लगाना है, सच के साथ डेट लगाना है। सच के बाद यदि वर्ब हो तो सच के बाद डेट होता है। एक चीज और ध्यान रखना, सच के बाद वर्ब हो, सच के बाद यदि वर्ब हो तो सच के बाद क्या लगेगा, डेट लगेगा। जैसे सच और सच के बाद देखो ये वर्ब दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में सच के साथ यानी कि जब सच का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो हम यहां पर सच के साथ क्या लगाते हैं, डेट। और कब लगाते हैं सच के साथ, दो ही कंडीशन हमने सच के साथ डेट लगाने की बताई थी। एक कारण, एक वाक्य में कारण हो और दूसरे में उसका परिणाम दिया गया हो, तब भी हम सच के साथ क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। दूसरा, सच जब एज अ सब्जेक्ट दे रखा हो यानी कि वर्ब से ऐसे पहले दे रखा हो तो भी सच के साथ क्या आता है, डेट आता है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अनलेस, अनटिल और टिल। ये देखो अनलेस का प्रयोग हम कब करते हैं, अनलेस का प्रयोग कंडीशन यानी कि शर्त के लिए किया जाता है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। और अनटिल जो होता है वो समय सूचक होता है। क्या होता है, समय सूचक, यानी कि इसका प्रयोग हम टाइम में करते हैं। किस में करते हैं, टाइम में। अनलेस शर्त सूचक होता है। तो अनटिल देखो यहां पे क्या आएगा, जरा ध्यान से हमें बताओ, अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, ठीक है। तो देखो एक चीज यहां पे हमें ये समझ में आई, और दूसरा ये वाक्य यहां से होना चाहिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वुड नॉट सक्सीड। यहां पर जब तक ये जो लाइट है वो रेड नहीं हो जाती, नो वन विल स्टॉप, कोई नहीं रुकेगा। इसका मतलब यहां पे समय की बात हो रही, जब तक, समय, समय, जब समय की बात हो तो अनटिल। अब अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। यहां पर जो दूसरा वाला वाक्य है अनलेस, यहां पर जो है वो शर्त लगाई गई है इस वाले वाक्य में कि भैया कठिन परिश्रम करना है तभी आप सफल होगे। तो अनटिल टाइम के लिए यानी कि समय के लिए, अनलेस शर्त यानी कि कंडीशन के साथ होगा। अगला दूसरा पॉइंट आप ध्यान बनाए रखना, हम टिल से वाक्य की शुरुआत कभी नहीं करेंगे, यानी कि इस तरीके से टिल से कभी भी वाक्य की शुरुआत नहीं होगी। इसीलिए यहां पर टिल को हमें काय में चेंज करना है, अनटिल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, अनटिल में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये खुद में ही क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। खुद में ही दोस्तों क्या होते हैं, नेगेटिव। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट लगा करके हमको प्रॉब्लम दी जाती है, तो ध्यान रखना। जैसे ये अनटिल है और इसके साथ देखो नॉट भी लगा है, तो यहीं से यही एरर है, क्योंकि अनटिल और अनलेस खुद में क्या है, नेगेटिव वर्ड है, जिसमें अनटिल हमारा टाइम के लिए, अनलेस हमारा कंडीशन के लिए है, ठीक है। और ये खुद में नेगेटिव है तो इनके साथ नॉट भी नहीं आएगा, तो यहां से ये सारी चीजें आपको देखना है। देखो ये अनटिल और ये नॉट हटा दो, ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी चीज, जब ये कंडीशनल सेंटेंस है तो सॉरी टाइमिंग वाला है और इसमें तो ये दोनों वाक्य फ्यूचर में भी नहीं होंगे। किसमें नहीं होंगे, फ्यूचर में भी। एक वाक्य प्रेजेंट में जाएगा, दूसरा फ्यूचर में, प्रेजेंट फ्यूचर कंडीशन लगेगी, ठीक है। यानी कि अनटिल और अनलेस वाले वाक्यों के साथ विल वुड शैल का प्रयोग कभी नहीं होगा, बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। या तो ऐसे याद रख लो प्रेजेंट फ्यूचर कंडीशन, या ऐसे याद रख लो अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का कभी प्रयोग नहीं होगा, अनटिल और अनलेस के साथ विल वुड शैल का प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहां पे अनलेस आ गया, देखो विल नॉट दोनों आगे, दोनों हटा दो, ठीक है। गवर्नमेंट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर कर दो, वाक्य सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है, शब्दों पर जोर देने के लिए कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स का प्रयोग एक साथ किया जाता है, हालांकि दोनों का अर्थ लगभग समान ही होता है। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, शब्दों पर जोर देने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे तुमने कई जगह लिखा देखा होगा, अनलेस एंड
अनलेस एंड अनटिल। तो इसका अर्थ तो समान ही है, लेकिन अगर माइनरली देखोगे तो इसके शब्दों में भिन्नता भी है। ये कंडीशन के लिए होता है, ये टाइम के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेस देने के लिए कभी कभी हम इनको एक साथ यूज कर लेते हैं और उस कंडीशन में इन दोनों का अर्थ सेम रहता है, ठीक है। उस कंडीशन में इसका अर्थ कैसा रहता है, सेम रहता है। जैसे ईच एंड एवरी, तो दोनों को एक साथ यूज कर लिया है लेकिन इनका मीनिंग समान ही है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है, स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। बातें समझ में आ गई। अगला नेक्स्ट हमारा कहा गया है कि डाउट, डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है, ध्यान रखना, डाउट और डाउटफुल दोनों शब्द ध्यान बनाए रखना। आज बिल्कुल यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डाउट अफर्मेटिव सेंटेंस में डाउट के साथ क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डाउट के साथ क्या आएगा, डेट आएगा। क्या आएगा, डेट आएगा। जरा समझो, वही डाउटफुल के साथ यही कंडीशन है, ठीक है। जरा देखो, यहां से देखो, मैंने पूरा एकदम बढ़िया करके बना रखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे डाउट हो या डाउटफुल हो, दोनों के साथ क्या लगेगा, इफ या वेदर। सेम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर डाउट या डाउटफुल है तो भैया इफ या वेदर की जगह पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, डेट आएगा। अगर वाक्य नेगेटिव है तो डाउट या डाउटफुल के साथ डेट लगाइएगा, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो भी डाउट या डाउटफुल के साथ डेट लगेगा, लेकिन अगर वाक्य अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो डाउट या डाउटफुल के साथ इफ या वेदर आएगा। जरा समझो, एग्जाम्पल समझो, चार एग्जाम्पल हमने यहां पर देखे हैं। देखो ये डाउट है, इफ या वेदर आएगा क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डाउट के साथ इफ या वेदर लगेगा, ठीक है, चाहे इफ लगा दो चाहे वेदर। आई हैव नो डाउट, ये सेंटेंस नेगेटिव है, अब जब नेगेटिव है तो इफ या वेदर नहीं आएगा दोस्त, इफ या वेदर नहीं आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ डाउट या डाउटफुल के साथ क्या आता है, डेट आता है। क्या आता है, डेट। इसी तरीके से यहां पे डाउटफुल है, सेंटेंस में कहीं नेगेटिव नहीं है, तो भैया डाउटफुल के साथ क्या आएगा, डेट आएगा। यहां पर भी डाउट, ओहो माफ करना, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डाउटफुल के साथ क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा। क्या आएगा, इफ या वेदर। अगर ये सेंटेंस आई एम नॉट होता, आई एम नॉट डाउटफुल, तो यहां पे क्या, डेट बिल्कुल सही होता। क्या होता, बिल्कुल सही होता, ठीक है। क्या समझ में आया, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डाउटफुल के साथ इफ या वेदर आना चाहिए, यहां पे इन्होंने डेट लगा रखा है, गलत है, इफ या वेदर करो अफर्मेटिव में, ठीक है। अब देखो नीचे, ये वाक्य कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव में डाउटफुल के साथ डेट आना चाहिए, नेगेटिव में डाउट या डाउटफुल के साथ डेट आना चाहिए, इन्होंने क्या लगा रखा है, इफ या वेदर, गलत है, आप सही कर लो, ठीक। ये चीज ध्यान बनाए रखना, ठीक। अब हमने तुम्हें बताया ना कि लास्ट में अब पूरा रिवीजन एक साथ दे लो, पूरी वीडियो का 2 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा, 2 मिनट में, ठीक है। बस यहां पे दो या आल्दो के साथ आप क्या करोगे, अगर दो आ जाए तो यट या कॉमा लगा सकते हो, आल्दो के साथ भी यट या कॉमा लगेगा, पेयरिंग है, ये जोड़ा सही होना चाहिए। नो सूनर के साथ देन, THEN वाला, ठीक है। हार्डली स्कार्सली के साथ वेन, एज एज, सो एज, एज एज अफर्मेटिव और नेगेटिव के साथ, सो एज सिर्फ नेगेटिव के साथ, लेस्ट के साथ शुड, ये विशेष ध्यान बनाए रखना। फिर टू एंड टू, TOO के साथ TO2, टू प्लस इन्फिनेटिव, 2 + B1 ऐसे कर दो, ठीक है। अगला सो के साथ डेट, सो डेट, बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू, एल्स के साथ बट, अदर या रादर के साथ बेटा देन, सच डेट, सच एज भी होता है, मैंने कंडीशन डिटेल से पढ़ा रखा है, ठीक है। वेदर के साथ और, फिर आगे देखो, दी सेम, दी सेम के साथ डेट, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ठीक है। ये पेयर आपके लिए। अब थोड़ी सी एक एक्सरसाइज, वो मैंने आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद में आपके लिए मैंने एक एक्सरसाइज दी है, जरा यहां से कहो तो मैं, हाँ, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में इनका सही मीनिंग देना है। यार सही तो हमने बना ही दिए हैं, माफ करिए, चलो अब मैं समझा ही देता हूं। देखो
दो या आल्दो के साथ क्या आना चाहिए, यट आना चाहिए, इन्होंने क्या लगा दिया, बट, तो आप यट कर दोगे, बाकी सही हो जाएगा। बोथ के साथ एंड आना चाहिए, इन्होंने क्या लगा दिया, एज वेल एज, गलत हो गया, एंड कर दो। ठीक है, बिटवीन के साथ क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, नहीं, बिटवीन के साथ एंड आता है तो बिटवीन के साथ एंड लगा है, बिल्कुल सही है। फ्रॉम के साथ टू आना चाहिए, फ्रॉम के साथ टू आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला, अदर के साथ क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, इन्होंने क्या लगा दिया, बट, तो यहां पे देन कर लो, अदर के साथ क्या कर लोगे, देन, वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, नथिंग एल्स बट, देखो, नथिंग एल्स बट, बिल्कुल सही है, कोई नहीं, एल्स बट का प्रयोग होगा, बिल्कुल, कहीं नथिंग एल्स, एल्स बट, एल्स के साथ बट, कोई एरर नहीं, बिल्कुल सही है। यहां पे देखो, इफ या वेदर, ये लगा है, नहीं आएगा। हमने कहा इधर देखो, और के साथ वेदर आता है, इफ नहीं आता, और के साथ क्या आता है, वेदर, तो इफ हटाओ, वेदर लगा दो, अदर, वेदर, वेदर, वेदर और, तो वेदर, वेदर के साथ क्या लगेगा पेयरिंग में, और। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे कंजक्शन हमने बढ़िया करके बता दिए हैं। ठीक है, आपको ये सभी कंजक्शन है, कहीं पर लिख लीजिएगा, जहां पे ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कंजक्शन के ऊपर, और कल जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे, यानी कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आएंगे। डेट मीन्स जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, उनसे सभी क्वेश्चंस को उठा करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथी। मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आज की वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो नया टॉपिक हमारा कंजक्शन का है। अच्छा, तुमने देखा होगा जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, कंजक्शन से रिलेटेड भी हमारे बहुत सारे एरर आते हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि कंजक्शन आखिर हमारा क्या होता है। दूसरा, हम ये देखेंगे कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन सभी कंजक्शंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उनको हम कैसे पहचानेंगे, वाक्य में कंजक्शन का काम कर रहा है। ये सारी चीजें एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल से, बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंजक्शन, कंजक्शन का कैसे यूज करना है, सबसे पहले ये देखिएगा। पहले तो आप ये समझो यार, ये कंजक्शन आखिर होता क्या है। कंजक्शन क्या होता है, एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। कंजक्शन हमारा क्या होता है, एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ध्यान बनाए रखना। क्या होता है, एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है भाई। कंजक्शन हमारा ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ये क्या करता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकता है, दो शब्दों को ज्वाइन कर सकता है, दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये ज्वाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ना ही क्या है, जोड़ना ही क्या है, कंजक्शन है पहली चीज। अब देखो क्या होता है, कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, हमारी डेफिनेशन को जरा समझिएगा। अ कंजक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है विच मीन्स, जो ज्वाइंस करता है टू, यानी कि दो, मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों को ज्वाइन करने का काम करेगा, या दो या दो से अधिक फ्रेजेज को ज्वाइन करने का काम करेगा, या दो या दो से अधिक क्लॉजेज को जोड़ने का काम करेगा। हमने बताया आपको, या दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है, पहली चीज। तो बातें समझ में आ गई। ये जो कंजक्शन एक वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेज को, क्लॉजेज को या सेंटेंसेस को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, जरा देखो कैसे करके जोड़ता है। एक बार यहां पर आप देख लीजिएगा, आपको एकदम बेहतरीन समझ आ जाएगा। यहां पर देखो, किसको, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, बीना और श्वेता, बीना एंड श्वेता, और जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा, हमारा कंजक्शन वर्ड हो जाएगा, बेन टू मार्केट। कौन, बीना एंड श्वेता बेन टू मार्केट, बाजार गई। दूसरा देखो, प्यूपिल्स इग्नोरेंस, और दूसरा शब्द कौन सा है हमारा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, इन दोनों शब्दों को भी जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। ठीक है, तो एंड हमारा क्या हो गया, ज्वाइनिंग वर्ड हो गया, या आप इसे कंजक्शन कह सकते हो। ठीक है, आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब क्या हुआ
कि जो लोगों की अज्ञानता, इग्नोरेंस अज्ञानता होती है, और जनसंख्या विस्फोट दो परस्पर जुड़ी हुई समस्याएं हैं, टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। ठीक है, तो ये कंजक्शन कहलाएगा। अगला देखो, एक क्लॉज हमारा ये हो गया और दूसरा क्लॉज हमारा ये हो गया। इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? डैट कर रहा है। तो डैट हमारा यहां पे क्या है? कंजक्शन वर्ड है। सी सेड डैट सी वुड कम, उसने कहा कि वो आएगी। अगला, ही वाज मिसबिहेविंग विद द टीचर। अब देखो एक शब्द है देयरफॉर, देयरफॉर ही वाज एक्सपेल्ड, उसे एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो यहां पर देखो एक सेंटेंस हमारा ये है पूरा और एक सेंटेंस हमारा ये है, क्योंकि इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है और इस वाले सेंटेंस की वर्ब ये है। इसी तरीके से इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है। मतलब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? देयरफॉर। तो यहां पे देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। बात, इतनी बातें हमें समझ में आ गई? ठीक है, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा, यानी कि उसने शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था वह, और इसीलिए उसे एक्सपेल कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, पांचवा सेंटेंस देखो, मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंकपॉट। तो देखो एक शब्द ये है अ बुक और दूसरा शब्द हमारे पास ये, दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो बात समझ में आ रहा है कि कंजक्शन हमारा क्या होता है। अब कंजक्शन में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहां पे देखो, आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। तो यहां पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। मैं उसे देखने के लिए गया या मैं उससे मिलने के लिए गया, लेकिन वो वहां नहीं था। गिव मी टी और कॉफी, यहां पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दोनों शब्दों को, टी और कॉफी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। मुझे क्या चाय या कॉफी दो। तो मतलब ये हुआ कि कंजक्शन का काम ही यही होता है, या तो वो दो शब्दों को जोड़ रहा होगा या वो दो फ्रेजेस को जोड़ रहा होगा, दो क्लॉज को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। और जिस शब्द से इसको जोड़ा जाता है वो शब्द हमारा क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, मेन मेन हमारे कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर हमने मेन मेन कंजक्शन लिखे हैं और उन्हीं के आगे उनकी हिंदी लिख दी है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जरा देखिए मेन मेन कंजक्शन हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा एंड, फिर एज वेल एज। इनका यहां पर आपकी ये हिंदी लिखी हुई है, आप पढ़ते चलिएगा, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दी है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एज वेल एज कहो तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर लूं, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, ये लीजिए, यहां पे क्या है देखिए, हमने कहा नंबर एक एंड। हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी आप अपने आप देखते जाइएगा, वो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखी है। ठीक है, चाहो तो आप इसको नोट्स में भी बना सकते हो। एज वेल एज का मतलब होता है और भी, तथा, अदरवाइज नहीं तो, और एल्स का मतलब नहीं तो, देयरफॉर अतः इसलिए फलता, ये सो का भी मतलब क्या होता है? अतः इसलिए फलता, हेंस। ये तीनों का मतलब यही होता है, चाहे देयरफॉर ले लो, चाहे सो ले लो या हेंस ले लो। कॉन्सिक्वेंटली का भी मतलब यही होता है। ठीक है, ईदर आर, या तो या, इसका मीनिंग होगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, इसे नीदर नॉर पढ़ो या नाइदर नॉर पढ़ो। ठीक है, ना तो ना, बोथ एंड, सो डैट, टू एंड टू, सो एज और एज एज। वेदर के साथ और, ये सभी कोरिलेटिव कंजक्शन है। कोरिलेटिव का मतलब होता है कि पेयरिंग कंजक्शन आप नहीं कह सकते, ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं और यहीं से ज्यादातर एरर आता है। ठीक है, एज एज, एज सो, देखो एक सो एज होता है, ध्यान बनाए रखिएगा, इनके बीच कंफ्यूजन ना हो। सो एज का मतलब इतना जितना की, और एज सो का मतलब जैसा वैसा ही, एज सो। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? एज सून एज, ज्यों ही त्यों ही, बट पर, परंतु, किंतु में, मगर, और का मतलब ये सभी और के होते हैं। नो सूनर देन का मतलब ज्यों ही त्यों ही, हार्डली के साथ वैन, हार्डली और स्कार्सली इन दोनों के साथ पेयरिंग वर्ड क्या आएगा? वैन आएगा, मुश्किल कठिनता से की।
नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ना केवल बल्कि। इसके बाद मैं अगर बात करूं वेयर का मतलब जहां कहीं भी, वेयर एवर का मतलब जहां कहीं भी, वेयर का मतलब सिर्फ जहां, और वेयर एवर का मतलब जहां कहीं भी। ठीक है, वेन्स का मतलब जहां से या कहां से, वैन का मतलब जब, और वेन का मतलब कब भी होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। वेयर वेयर एवर का मतलब चाहे कभी, जब चाहे, किसी भी अवसर पर। टिल अनटिल का मतलब जब तक, तब तक, जब तक। भाइल का मतलब भी जब तक तब तक होता है, और भाइल का मतलब जबकि भी होता है, जबकि, भाइल जबकि। अगला देखो नेक्स्ट, बिकॉज क्योंकि, एज क्योंकि, सिंस चूंकि, डेट ताकि। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, या ताकि ना, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलेगा, और लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग जरूर करते हैं। सच डेट का मतलब इतना कि, ठीक है। इफ का मतलब यदि, अनलेस का मतलब जब तक तब तक, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते कि, एज इफ का मतलब मानो कि, जैसे कि। ये सभी हमारे कंजक्शन वर्ड हैं। आल्दो का मतलब यद्यपि, फिर भी, तथापि। ठीक है, आल्दो, दो और आल्दो होगा, एक जगह पर दो कर लो, एक जगह पे आल्दो। दो या आल्दो दोनों का मतलब सेम ही होता है। हाउएवर, फिर भी, चाहे कितनी ही। इसके बाद एज उतना जितना। फिर नेक्स्ट देखिए, नो लेस देन का मतलब अपेक्षाकृत कम नहीं। वेयर एज का मतलब विरोधी भावना में, जबकि। ठीक है, नेवरथलेस का मतलब तथापि या तो भी। एज दो का मतलब विषय में, बारे में या मानो। हाउ एडवर्ब के रूप में हो तो इसका अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार। हाउ एवर जब कंजक्शन के रूप में हो, यहां से देखिएगा, हाउ एवर जब कंजक्शन के रूप में हो, ठीक है, तब इसका अर्थ होता है तथापि या बहरहाल। हाउ एवर जब एडवर्ब के रूप में हो तब फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तब मीनिंग इसका हो जाता है कुछ भी, यद्यपि या कितना भी। यट एडवर्ब के रूप में हो तब इसका मीनिंग होता है अब तक, तब तक, अभी तक, अब तक, ये सब इसका मीनिंग। एज यट का मतलब इस समय तक। नॉट यट का मतलब अभी नहीं। और यट एक तो एडवर्ब के रूप में यट आता है तब इसका मतलब अब तक होगा, अभी तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। और जब यट का मतलब कंजक्शन के रूप में होता है तब इसका मीनिंग होता है फिर भी। ध्यान बनाए रखिएगा, जब यट का एडवर्ब के रूप में वाक्य में जब इसका प्रयोग किया जाए तब इसका मीनिंग होता है ये, और जब ये कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाए तब इसका मीनिंग होता है फिर भी। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफरेंस हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद बनाए रखना है। उसी तरीके से एज में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। एज कंजक्शन के रूप में भी यूज होता है और एज का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। जब ये एज कंजक्शन के रूप में होता है तब इसका मीनिंग होता है तब या उस समय, लेकिन जब एज का प्रयोग एडवर्ब की तरह होता है तब उसी प्रकार से या उतना, ऐसा मीनिंग देता है। एज टू का मतलब विषय में, सो एज टू का मतलब इस वजह से, एज फार एज का मतलब जहां तक। और देखो ये लिखा हुआ है एज, जब एडवर्ब के रूप में इसका यूज होता है और जब भी एडवर्ब के रूप में यूज होगा तब ये अपना मीनिंग चेंज कर देगा। एज कंजक्शन के रूप में तो मीनिंग ये देगा, एज एडवर्ब के रूप में हो सेंटेंस में तो अपना मीनिंग ये देगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ मेन कंजक्शन। ठीक है, लेकिन अब हम आगे आपको डिस्कस करते हैं काइंड्स, उनके टाइप, कि आखिर टाइप ऑफ कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ कंजक्शंस की बात करते हैं तो यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ कंजक्शन में हाँ, टाइप्स ऑफ कंजक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखो जो हमारे कंजक्शन होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कंजक्शन की अगर हम बात करें तो कंजक्शंस में देखो हमारे कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। बाकी कोरिलेटिव कंजक्शन भी होता है और कंपाउंड कंजक्शन भी होता है। एक मैं और लिख देता हूं यहां पे, कंपाउंड कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है वहां से। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए इसको लिख लो, इन्हीं में सब ऐड हो जाता है। मेनली आप दो कंजक्शन याद बनाए रखोगे, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है
इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला जो होता है वो कुमुलेटिव कंजक्शन होता है, दूसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, तीसरा एडवर्सेटिव और चौथा इलेटिव कंजक्शन। ये 4 हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। अच्छा, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं इसमें भी 2 भाग होंगे, 2 क्लॉज होंगे। पहला क्लॉज तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ही रहता है, लेकिन जो दूसरा क्लॉज होगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे कई तरीके के होते हैं, 9-10 तरीके के होते हैं, ठीक है, आगे मैं डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं जिसमें पेयर वाले, जैसे आइदर के साथ और ही आएगा, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, हार्डली, स्कार्सली। तो इन एक कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, पेयर कंडीशन, जिसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। कंपाउंड कंजक्शन क्या होते हैं, ऐसे कंजक्शन जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हों, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा और, तो आपको ये कंजक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको समझाने के लिए एक ट्रिक दी जाती है फैन बॉयज करके, ठीक है, फैन बॉयज करके, लेकिन इनको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ऐसे याद हो जाएगी, ऐसे याद हो जाएगी। फिलहाल मैंने तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए यहां पर दे दिया है। जैसे मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कहीं पर, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये हमारे होते हैं। फैन बॉयज का मतलब होता है एफ फॉर क्या होता है, फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे ये सभी क्या होते हैं, हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। इतने सारे हमने लिख रखे हैं, आप देख लीजिएगा ये सभी, ठीक है। और ये हमारे सभी क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है, बोथ के साथ हमेशा एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ईदर के साथ और, सो एज, नो सूनर देन, दी मोर, ठीक है। इसके बाद सो, डेट, हार्डली और स्कार्सली के साथ भेन, ये हमारे कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। तो ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की है कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, और ये जो पूरी लाइन है ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की है कि हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये जो हमने लिख रखा है पूरा लाइन में इधर, ये पूरा लाइन हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन का है कि हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। इसमें दोनों ही वाक्य, एक चीज और यहां पर समझ लीजिएगा कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है, ये दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। लेकिन इसमें जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज पर अपने अर्थ के लिए क्या रहता है, आश्रित रहता है, ठीक है। कोरिलेटिव आप पेयर कंजक्शन जानते हो, पेयरिंग वाले। तो इतनी बातें आप ध्यान बनाए रखिएगा। देखो ये सारे हैं, ये आप आसानी से इसको पढ़ते जाइएगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब देखो एक एक करके हम समझेंगे। हमने क्या बताया, हम तुम्हें एक एक पॉइंट, आज के बाद कंजक्शन के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक मैं बात बता दूं, कंजक्शन से रिलेटेड एक वीडियो मैं और दूंगा, ठीक है, जिसमें हम रूल्स सारे समझाएंगे। करीबन 17, 18, 20 रूल होंगे। उन 20 रूल को आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कंजक्शन से रिलेटेड जिंदगी में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। मात्र एक वीडियो और दूंगा, एक ये है, इसमें मैं पूरा बेस बता रहा हूँ, पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ, पूरा टाइप कितने तरीके के होते हैं, क्या होता है, कैसा होता है, वो सब बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको कंजक्शन को वाक्य में यूज करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में एरर आता है और एरर को कैसे फाइंड आउट करना है हमको, और कैसे हमको फाइंड आउट करके अपने वाक्य को सही करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करेंगे। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करते हैं तो ये समान पदीय संयोजक होते हैं। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो दोनों समान होते हैं, कोई भी वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। इसका प्रयोग एक समान रैंक के दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो दो क्लॉज होते हैं वो समान रैंक के होते हैं, और समान रैंक के क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। पहली चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अर्थात एक चीज ऐसे ध्यान रखो, अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, जैसे नाउन के साथ नाउन को जोड़ोगे, वर्ब के साथ वर्ब को जोड़ोगे, यानी कि समान रैंक के हों दोनों शब्द। एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव को जोड़ोगे, और एडवर्ब के साथ एडवर्ब को जोड़ा जाता है। इसमें मुख्यतः एंड, और, बट, नॉर, येट,
सो फार, ये हमारे मुख्यतः कंजक्शन होते हैं, जिसको हमने एक फैन बॉयज करके, बहुत फेमस, हर जगह आपको ये ट्रिक मिल जाएगी फैन बॉयज करके, ठीक है, जो कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने क्या बताया, इसके भी प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें हमने आपको बताया था कुमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। तो जो कुमुलेटिव कंजक्शन होते हैं वो जोड़ बताने वाले संयोजक होते हैं, जोड़ बताने वाले कंजक्शन। अल्टरनेटिव जो कंजक्शन होते हैं हमारे, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव से ही आपको पता लग रहा होगा कि विकल्प प्रकट करने वाले संयोजक, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो होता है हमारा, वो होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोध प्रकट करने वाले संयोजक, ऐसे कंजक्शन जिसमें पहले वाक्य का दूसरे वाले वाक्य, यानी कि ये दोनों वाक्य एक दूसरे का विरोध करते हो। जैसे मैं बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने बट कंजक्शन लगाया तो जो दूसरा वाक्य है पहले वाले वाक्य का विरोध करने लगेगा, तो वो हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन में जाएंगे। इलेटिव, कारण व परिणाम बताने वाले संयोजक, जिसमें एक वाक्य में कारण होगा तो दूसरे में उसका रिजल्ट बताया जाएगा, वो हमारे इलेटिव कंजक्शन होते हैं, ठीक है। कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव और एडवर्सेटिव के बाद में और इलेटिव के बाद में ये चार तरीके के हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इनको लिख लीजिएगा कहीं पर, इनके बारे में मैं बता ही चुका हूँ। ये जोड़ बताने वाले संयोजक होते हैं, ये विरोध प्रकट करने वाले संयोजक होते हैं, ये अल्टरनेटिव यानी कि विकल्प प्रकट करने वाले संयोजक, और ये इलेटिव जो होते हैं वो कारण व परिणाम बताने वाले संयोजक होते हैं हमारे, ठीक है। अब एक एक करके इनको जरा देखते चलिएगा कि हमारे जो कुमुलेटिव कंजक्शन होते हैं, जिनके बारे में अभी अभी हमने बताया था, इस कंजक्शन का प्रयोग दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है ना। जोड़ बताने वाले संयोजक हैं तो सीधी सी बात है, जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। और इसमें जो मुख्यतः कंजक्शन होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, एंड, बोथ एंड आदि का प्रयोग किया जाता है। ये इसके क्या होते हैं, मुख्य कंजक्शन होते हैं, ठीक है। जरा देखो, तीन वाक्य हमने कुमुलेटिव कंजक्शन के दिए हैं यहाँ पर। ही रोट द लेटर्स एंड, देखो ये जो एंड लगा है इसका मतलब यहाँ पे कौन सा, कुमुलेटिव कंजक्शन लगा है, ठीक है। अब हिज फ्रेंड पोस्टेड देम, उसके दोस्त ने उनको क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। मतलब ये हुआ उसने पत्र लिखे और उसके मित्र ने उन्हें पोस्ट किया। इसके बाद दूसरा देखो, दे सा एंड बेस्ड द गेस्ट, उन्होंने देखा, उन्होंने अतिथि को देखा और शुभकामनाएं दी। यहां पर भी एंड यानी कि कुमुलेटिव कंजक्शन। द थीप नॉट ओनली लूटेड द शॉप बट आल्सो सेट इट ऑन फायर, यानी कि जो चोर था, चोर ने ना केवल दुकान लूटी बल्कि दुकान में आग भी लगा दी। तो देखो, नॉट ओनली बट आल्सो से इसको जोड़ा गया, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो क्या है, हमारा कुमुलेटिव कंजक्शन है। आपको पता लग गया होगा कि कुमुलेटिव कंजक्शन सेंटेंस में किस तरीके से काम करता है। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा हमारा कौन सा आएगा, एडवर्सेटिव कंजक्शन आ गया। एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, यानी कि विरोध प्रकट करने वाले संयोजक, ऐसे संयोजक जो हमारे विरोध प्रकट करते हो, ये कौन कौन से होते हैं। इन कंजक्शंस का प्रयोग दो स्टेटमेंट के बीच अंतर या विरोध, कंट्रास्ट बताने के लिए किया जाता है। और इसके मुख्यतः जो संयोजक जो हमारे कंजक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, व्हाइल, वेयर एज, बट, यट, स्टिल, ओनली, नेवरथलेस, ये हमारे क्या होती है, इसके मुख्यतः कंजक्शन होती हैं। जैसे ये तीन एग्जाम्पल आप देख लो कि एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग वाक्य में किस तरीके से होता है। ही डज नॉट हैव मनी यट, देखो यट जो यहाँ पे कंजक्शन लगा है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए लगा है, तो जो यट कंजक्शन है वो कैसा कंजक्शन है, तो आप ध्यान बनाए रखना, ये हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन है। ही इज एबल टू सेंड हिज सन टू अ गुड स्कूल, मतलब ये हुआ कि उसके पास पैसे नहीं है फिर भी वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेजने में सक्षम है। इसके बाद ही इज पंचुअल, यहाँ पे देखो व्हाइल कंजक्शन लगा है, ये हमारा व्हाइल कैसा कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। हिज ब्रदर इज ऑलवेज लेट, यानी कि वह पंचुअल है, वह समय का पाबंद है, जबकि उसका भाई हमेशा देर से आता है, यानी कि हिज ब्रदर इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट होता है। इसके बाद थर्ड वाले में देखो, मधु वर्कड वेरी हार्ड नेवरथलेस ही स्कोर्ड फ्यू मार्क्स, मतलब यहाँ पे जो नेवरथलेस है वो कैसा है, हमारा एडवर्सेटिव कंजक्शन है।
मतलब ये हुआ कि मधु ने बहुत मेहनत की, और नेवरथलेस का मतलब है यहां पे फिर भी ही स्कोर्ड फ्यू मार्क्स, यानी कि उसे कुछ ही अंक प्राप्त हुए, कुछ ही अंक का स्कोर कर पाई। तो यहां पे पता लग रहा है ये हमारे ब्रोध, पहले वाले सेंटेंस का दूसरे वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, ब्रोध हो रहा है, और इसीलिए हमें किस तरीके की कंजक्शन की जरूरत है, एडवर्सेटिव कंजक्शन की जरूरत है। अगला देखो अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन विकल्प प्रकट करने वाले संयोजक होते हैं। ये कैसे होते हैं, इन कंजक्शंस का प्रयोग दो विकल्प यानी कि अल्टरनेटिव्स को बताने वाले स्टेटमेंट के लिए किया जाता है, और इसमें मुख्यतः जो कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, अदरवाइज, एल्स, नाइदर नॉर, आइदर और नॉर आदि का प्रयोग किया जाता है। ये इसके मुख्य कंजक्शन होते हैं। वाक्य में कैसे प्रयोग करोगे, वर्क हार्ड एल्स, तो इसमें जो एल्स लगा है वो क्या है, हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन है। यू विल नॉट सक्सीड, मतलब ये हुआ कड़ी मेहनत करो, और एल्स का मतलब यहाँ पे अन्यथा वरना नहीं तो, अन्यथा वरना नहीं तो, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगी। ठीक है, गिव मी अ कप ऑफ टी, यहां पे फिर से और लगा है तो ये अल्टरनेटिव कंजक्शन हो गया। गिव मी अ कप ऑफ टी और अथवा अ कप ऑफ कॉफी, मुझे एक कप चाय या एक कप कॉफी दो। ठीक है, और यहां पे या अथवा इसका मीनिंग हो जाएगा। यू शुड ओबे द रूल्स, यहां पे देखो अदरवाइज कंजक्शन लगा है, अदरवाइज कंजक्शन से दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, तो यहां पे जो अदरवाइज कंजक्शन है वो हमारा कैसा है, अल्टरनेटिव कंजक्शन है। ठीक है, अन्यथा वरना नहीं तो, योर मदर विल बी एंग्री, मतलब ये हुआ कि तुम्हें नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी माता क्रोधित होंगी। तो इस तरीके के वाक्य जब होते हैं तो वहां पे जहां पर विकल्प प्रकट किया जाए वहां पर हमें किस तरीके की कंजक्शन का प्रयोग करना है, अल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है, आखिरी कौन सा है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में इलेटिव कंजक्शन आ गया, यानी कि कारण व परिणाम बताने वाले कंजक्शन, कारण व परिणाम बताने वाले संयोजक। इस कंजक्शन का प्रयोग एक कथन यानी कि एक स्टेटमेंट में क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा, नतीजा होगा, परिणाम बताने के लिए किया जाता है। इसमें जो मुख्यतः एक में कारण होगा, दूसरे में उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, सो फार, देयरफॉर आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, शी वांटेड टू बाय अ हाउस, देयरफॉर शी अप्लाइड फॉर अ लोन, मतलब क्या हुआ कि वह एक घर खरीदना चाहती थी, इसलिए उसने ऋण के लिए आवेदन किया। तो यहां पर जो देयरफॉर है ये एक कंजक्शन है, और इसका हिंदी मीनिंग हुआ अतः, अतः या इसलिए। सी अप्लाइड फॉर अ लोन, उसने लोन के लिए अप्लाई किया, आवेदन किया। तो यहां पे एक कैसा कंजक्शन है हमारा, इलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, ही केम लेट, यहां पर देखो सो कंजक्शन आ गया। सो द टीचर स्कॉल्डेड हिम, वह लेट आया इसीलिए शिक्षक ने उसे डांटा, इसीलिए। तो यहां पर जो सो है वो कैसा कंजक्शन है हमारा, इलेटिव कंजक्शन है, यानी कि लेट आने के कारण रिजल्ट क्या निकला, टीचर के द्वारा उसको डांट पड़ी। तो एक में कारण होगा, दूसरे में रिजल्ट आएगा। देखो घर खरीदने के कारण उसने क्या किया, लोन के लिए अप्लाई किया, तो एक में कारण दूसरे में उसका रिजल्ट दिखेगा। दे मस्ट हैव गॉन आउट फॉर नोबडी, तो यहां पे देखो फॉर लगा है, ये फॉर प्रेपोजिशन नहीं है, यहां पे कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। नोबडी आंसर दी फोन, आंसर्स दी फोन, यानी कि किसी ने फोन पर जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो बाहर थे। तो यहां पर एक चीज और, वैसे तो फॉर के लिए होता है, लेकिन जब कंजक्शन की तरह इसका प्रयोग किया जाए तो इसका मतलब होगा क्योंकि। क्या होगा इसका हिंदी मीनिंग, क्या निकलेगा, क्योंकि। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ गए होंगे कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो चार प्रकार के, कोमोलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। इस तरीके से कंजक्शन जो कंजक्शन होते हैं वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, पहचानोगे कैसे, ये कोमोलेटिव है, अल्टरनेटिव है, एडवर्सेटिव है, इलेटिव है। तो इसी तरीके से आप इनके नोट्स बना लीजिए, कई बार पढ़ लीजिए, अपने आप दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी, अब इसके बाद हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर चलते हैं। हमने कहा दो ही तरीके के कंजक्शन ज्यादातर हमारे काम आते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पर अपने अर्थ के लिए आश्रित होता है हमेशा। ठीक है, तो इस कंजक्शन का प्रयोग दो डिपेंडेंट यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने के लिए किया जाता है।
डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ध्यान बनाए रखना। इसमें मुख्यतः हाउ है, वेयर है, व्हाई, अनटिल, टिल, व्हाइल, दो आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेयर ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, इसके बाद वेट हियर अनटिल आई कम, यहां इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। स्ट्राइक द रॉड व्हाइल इट इज हॉट, स्ट्राइक का मतलब मारना, प्रहार करना। मतलब ये हुआ भाई इस पे कि राड जब गर्म हो तो उस पर प्रहार करो, राड जब गर्म हो तो उस पर प्रहार करो। तो इसमें जो कंजक्शन है यहाँ पे वेयर जो है वो कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अनटिल यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, व्हाइल यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये भी ध्यान बनाए रखना। देखो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या बातें हमको बताते हैं, कौन कौन से, टाइम बताएगा, कॉज या रीजन बताएगा, कंडीशन बताएगा, पर्पज बताएगा, रिजल्ट और इफेक्ट बताएगा, मैनर और एक्सटेंट। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे कुछ हमने लिख भी रखे हैं, जैसे टाइम में अगर हम बात करें तो ये सभी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम करेंगे। प्लेस में ये वाले कंजक्शन काम करेंगे, कंसेशन में ये वाले कंजक्शन काम करेंगे, कंट्रास्ट, मैनर में ये कंजक्शन आएंगे। ठीक है, हम इनको डिटेल भी अभी बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, यहां पर कंसेशन या कंट्रास्ट बात एक ही है। ठीक है, विरोध प्रकट करने वाले, कंपेरिजन और प्लेस, इसी तरीके से कॉज और इफेक्ट को प्रदर्शित करने वाले ये कंजक्शन होते हैं, कंडीशन को बताने वाले ये कंजक्शन होते हैं, कंपेरिजन में ये प्रयोग होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन में ये कंजक्शन प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें बेहतरीन तरीके से पता लग गई होंगी। अब देखो एक एक करके इनको देख लो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कैसे होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो देखो टाइम में जो टाइम वाले हमारे कंजक्शन होते हैं वो कैसे सेंटेंस में काम करते हैं। इन कंजक्शन का प्रयोग क्लॉज के समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब भी आपको क्लॉज में किसी समय को मेंशन करना हो, समय को दर्शाना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो आपको कैसे इस ये कंजक्शन आपको लगाना पड़ेंगे। कौन कौन से, व्हाइल है, एज सून एज है, व्हेन है, एज है, सिंस है, बिफोर है, आफ्टर है। ये जैसे रमेश कॉल्ड अश्विनी व्हेन ही वाज अस्लीप, मतलब क्या हुआ कि रमेश ने अश्विनी को तब बुलाया जब वह सो रहा था। रमेश ने अश्विनी को तब बुलाया, तो यहां पे जो कंजक्शन है इसका मतलब जब निकलेगा, जब वह सो रहा था। ठीक है, सोया हुआ था। एज सून एज, यहां पर ये कंजक्शन है, और एज सून एज के साथ ये क्या लगा है, हमारा कॉमा लगा है। अगर नो सूनर एज सून नेगेटिव बनाओगे तो इसका नो सूनर और कॉमा की जगह पर क्या कर दोगे, देन कर दोगे। ठीक है, तो एज सून एज के साथ हमेशा कॉमा पेयरिंग में जाएगा। ठीक, ध्यान बनाए रखना। एज सून एज द अलार्म गोज ऑफ आई हिट द स्नूज बटन, मतलब ये हुआ कि जैसे ही अलार्म बजता है मैं स्नूज बटन जो है वो दबा देता हूं, हिट कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे कौन से कंजक्शन हो गए, टाइम वाले। तो इसमें ये भी हमारा टाइम को शो कर रहा है और व्हेन जो है वो भी हमारा किसको, टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, कॉज या रीजन को बताने वाला। कॉज या रीजन को बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, वो हमारे एज है, सिंस है, बिकॉज है, ये होते हैं। जैसे मनोज वाज नॉट रेडी फॉर हिज ऑफिस बिकॉज, अब ये यहां पर कॉज या रीजन, देखो एक में कारण है तो दूसरे में रिजल्ट आएगा, सीधी सी बात है। यानी कि मनोज वाज नॉट रेडी फॉर हिज ऑफिस, मनोज जो था वो अपने ऑफिस के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं तैयार थे, क्योंकि ही वाज इल, वो बीमार थे। तो यहां पे जो बिकॉज है वो हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग। अब सिंस के साथ पेयरिंग में क्या जाता है, कॉमा जाता है। सिंस इट वाज अ हॉलीडे, चूंकि हॉलीडे का दिन था, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, यानी कि छुट्टी का दिन होने के कारण मैं ऑफिस नहीं गया। तो ये इस तरीके के अगर सेंटेंस आ जाएं तो वहां पर हम किस तरीके के, यानी कि कॉज या रीजन वाले हमारे कंजक्शन कौन से होते हैं, कैसे पहचानोगे, वो इस तरीके से पहचानोगे। ठीक है, जिसमें एक में कॉज या रीजन दिया होगा और दूसरे में उसका रिजल्ट दिखाया जाएगा। अगर हम कंडीशन की बात करें तीसरे में, कंडीशन यानी कि ऐसे कंजक्शन जो कंडीशन को दर्शाने के लिए यूज किए जाते हो, कंडीशन को प्रकट करते हो, शर्त को बताते हो, और वो कंजक्शन हमारे एज इफ, मानो कि जैसे कि इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, ये होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यानी कि सेंटेंस में कैसे यूज होंगे, जैसे शिखा बिहेव्ड, शिखा बिहेव करती एज इफ, मानो कि सी बिलोंग टू अ काइंड फैमिली, वो एक ऐसे
ऐसी काइंड फैमिली से बिलोंग करती हो, वो ऐसा बिहेव करती है। कौन? सिका। सिका ऐसा व्यवहार करती है मानो कि वह एक दयालु परिवार से बिलोंग करती हो। दूसरा, तो यहाँ पे जो एज इफ है मानो कि या जैसे कि, तो वो कैसा है हमारा, ये किस तरीके का कंजक्शन है? कंडीशन को शो करने वाला, कंडीशन को शो करने वाला कंजक्शन है। दूसरा, यू कैन बाय दिस गिटार प्रोवाइडेड दैट यू स्पेयर 20,000 रुपीज, यानी कि आप इस गिटार को खरीद सकते हो। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, बशर्ते, बशर्ते आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास 20,000 रुपए अतिरिक्त हो, तब आप यू स्पेयर 20,000 रुपीज। ठीक है, अब अगला कौन सा आएगा हमारा? पर्पज वाला, यानी कि उद्देश्य को प्रकट करने वाला। ऐसे कंजक्शन जिसमें उद्देश्य को दर्शाना हो। ठीक है, मान लीजिए किसी भी क्लॉज में आपको उद्देश्य दर्शाना हो तो आपको डेट, सो डेट, लेस्ट, इस तरीके के कंजक्शन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये जो कंजक्शन होते हैं वो पर्पज को शो करते हैं। ठीक है, सी अप्लाइड फॉर अ लोन, उसने लोन के लिए अप्लाई किया, सो डेट, ताकि, सी माइट पे द फी ऑफ हर कोर्स, उसने ऋण के लिए आवेदन किया, लोन के लिए आवेदन किया, और सो डेट का मतलब होगा ताकि वह अपने पाठ्यक्रम की फीस का भुगतान कर सके, है ना। तो यहां पे जो सो डेट है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी पर्पज को शो करने वाला, उद्देश्य को, किस उद्देश्य से उसने लोन के लिए अप्लाई किया? तो अपने कोर्स की फी को चुकाने के लिए। ठीक है, अगला, थिंक ट्वाइस, दो बार सोचो, दो बार नहीं बल्कि कई बार सोचो। लेस्ट भी हमारा कैसा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। कैसा कंजक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी क्या है? पर्पज को शो करने वाला, और इसका हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। यू शुड मेक अ मिस्टेक, मतलब ये हुआ, दो बार सोचे, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई गलती हो जाए। नेक्स्ट, अगला रिजल्ट आर इफेक्ट की बात करेंगे। अगर हम रिजल्ट आर इफेक्ट की बात करेंगे, यानी कि परिणाम के प्रभाव की बात करेंगे, तो इन कंजक्शन का प्रयोग क्लास में क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? रिजल्ट को, परिणाम को। ठीक है, इफेक्ट, प्रभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। और ये कंजक्शन कौन कौन से हैं? सच डेट या सो डेट। कौन कौन से? सच डेट और सो डेट। जैसे ही इज सच, ये देखो कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे, और इसके साथ पेयरिंग कौन सा आएगा? डेट आएगा। ठीक है, कोरिलेटिव में। तो ही इज सच एन इनोसेंट बॉय डेट ही ट्रस्ट एवरीवन इजली, मतलब ये हुआ कि जैसे कि वह इतना मासूम लड़का है कि हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेता है। तो ये कैसा कंजक्शन है यहाँ पे? सच डेट और सो डेट कैसे कंजक्शन है? हमारे रिजल्ट को दर्शाने वाले कंजक्शन है। अगला, अगर हम मैनर, मैनर या एक्सटेंट की बात करेंगे, यानी कि जिससे हमें ढंग पता लगा हो, यानी कि इन कंजक्शन का प्रयोग क्लॉज में ढंग यानी कि मैनर को दर्शाने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है जरा देखिएगा, और इसमें कौन कौन से हमारे कंजक्शन प्रयोग होते हैं ये भी ध्यान बनाए रखना। तो इसमें जो हमारे कंजक्शन प्रयोग होते हैं, जैसे एज फार एज दो, एज या एज इफ, ये हमारे मैनर को शो करते हैं। जैसे मीना कुमारी वाज अ गुड एक्ट्रेस एज फार एज बी नो, मीना कुमारी जहां तक, एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, जहां तक, बी नो हम जानते हैं, जहां तक हम जानते हैं मीना कुमारी एक अच्छी एक्ट्रेस है, इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, तो एज फार एज क्या है? एक कंजक्शन का काम कर रहा है, और ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसमें मैनर को दर्शाया गया है। कंसेशन या कंट्रास्ट की बात करेंगे, तो जिसमें विरोध प्रकट किया जा रहा हो, इन कंजक्शन का प्रयोग क्लॉज में कंसेशन यानी कि छूट देने के लिए किया जाता है, कंट्रास्ट को बताने के लिए किया जाता है इसमें, यानी कि अंतर या विरोध को बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और ये कंजक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं? दो है, आल्दो है, हाउएवर है, ये हमारे कंजक्शन होते हैं। जैसे आल्दो ही इज आ बिलियनियर, फिर दो या आल्दो के साथ में पेयरिंग का काम करेगा, या तो येट काम करेगा या कॉमा काम करेगा। ठीक है, कॉमा ही डज नॉट शो ऑफ, यानी कि हालांकि वह अरबपति है। आल्दो का मतलब यहाँ पे क्या होगा? हालांकि, हालांकि वह अरबपति है और फिर भी वह दिखावा नहीं करता। और यहाँ पे कॉमा का मीनिंग क्या जाएगा? फिर भी जाएगा, फिर भी वह शो ऑफ नहीं करता। हिज ब्रदर डिड नॉट टेल द ट्रुथ दो, देखो यहाँ पे जो दो लगा है वो क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी कंसेशन या कंट्रास्ट को शो कर रहा है। ही नो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, उसके भाई ने सच नहीं बताया, हालांकि वह जानता था कि कल रात क्या हुआ, हालांकि वह जानता था कि कल रात क्या हुआ, फिर भी उसने सच नहीं बताया। अगला कंपैरिजन की बात करेंगे, तो कंपैरिजन
में क्या होगा, देखो कंपैरिजन का मतलब ये होता है, ये इस तरीके के कंजक्शन होते हैं जिसमें क्लॉज में कंपैरिजन को, तुलना को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरीके के कंजक्शन का सेंटेंस में, क्लॉज में किसको दर्शाने के लिए, तुलना को, कंपैरिजन करने के लिए। तो जब आपको वाक्य में कंपैरिजन करना हो तो आप ये कंजक्शन यूज करोगे, एज है, देन है, एज है, सो एज है। ठीक है, जैसे ब्रजेश इज टॉलर देन सुधा, ब्रजेश जो है वो सुधा से अधिक लंबा है, तो यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है, ब्रजेश और सुधा की। अगला, सुनील इज एज हार्ड वर्किंग एज सतेंद्र, यानी कि मतलब क्या हुआ कि सुनील सतेंद्र की तरह ही मेहनती है। तो यहाँ पे सुनील जो है वो सतेंद्र की तरह ही मेहनती है, यानी कि एज का जो प्रयोग हुआ वो एज अ कंजक्शन इसमें यूज हो रहा है। यहाँ पे देन एज अ कंजक्शन है, कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी कंपैरिजन वाला है क्योंकि यहाँ पर तुलना हो रही है। ठीक है, तो तुलना को दर्शाने के लिए भी हम क्लॉज में किसका प्रयोग करते हैं, तुलना वाले कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी कि तीसरा टाइप आ गया हमारा कौन सा, कोरिलेटिव कंजक्शन का। अगर हम कोरिलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, वो कंजक्शन हमारे कोरिलेटिव में जाएंगे जो पेयरिंग का काम करते हैं, यानी कि उन कंजक्शन के साथ में पेयर जरूर होगा और वही पेयर आएगा। ठीक है, पेयर्स में यूज होते हैं, जोड़ा में यूज होते हैं। जैसे दो या अल्दो आ जाए तो उसके साथ यट या कॉमा का प्रयोग करोगे, यट या कॉमा का प्रयोग करोगे। ठीक है, वेदर के साथ और का प्रयोग करोगे, नीदर या नाइदर के साथ में नॉर, ईदर या आइदर के साथ में और, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये क्या होते हैं, हमारे पेयरिंग कंजक्शन होते हैं जिसमें हम नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो दो वाक्य हैं, यहां पर नाइदर और नाइदर के साथ पेयर क्या आएगा, नॉर आएगा, और जहां पर दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, नाइदर ओके इंदूस नार सूर्य वाज द मूवी। ठीक है, इसी तरीके से नॉट ओनली और यहाँ पे बट आल्सो ये पेयरिंग में काम कर रहे हैं, ना केवल बल्कि। तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे पेयरिंग कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा एक चौथा टाइप भी होता है कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन क्या होते हैं, ऐसे कंजक्शन जो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह हो, वो हमारे कंपाउंड कंजक्शन कहलाते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हो, वो हमारे क्या होंगे, कंपाउंड कंजक्शन होंगे। जैसे ये दो शब्दों से एज और दो से मिलकर बना है, ऑल और दो से मिलकर बना, एज और इफ से मिलकर के बना, इन ऑर्डर डेट, तो या दो या प्रोवाइडेड डेट, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे यहां पर ये हमारा क्या है, कंपाउंड कंजक्शन है, यहां पर इवन दो भी क्या है, हमारा कंपाउंड कंजक्शन है। ठीक है, तो ये थे हमारे कंजक्शन, आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे कि कंजक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, आज कंजक्शन पे बात कर रहे थे। कंजक्शन क्या है, एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो दो शब्दों को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, जिसमें हमारा दो तरीके के मेनली, वैसे तो चार तरीके हमने यहाँ पर इस वीडियो में बताए हैं, लेकिन दो तरीके के कंजक्शन मेनली आपको याद रखना है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बाकी हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन यानी कि पेयरिंग कंजक्शन भी होते हैं और कंपाउंड कंजक्शन भी होते हैं। ठीक है, और एक वीडियो कंजक्शन के ऊपर और बनाएंगे जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं। ये तो हमारा बेस था, तुम्हारे कंजक्शन के बारे में जानकारी देना थी बेहतरीन तरीके से कि कंजक्शन कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे पहचानना है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, उन कंजक्शन की हिंदी क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की। तो आज के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।